आज मैं किसी ऐसे वैसे वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं करने वाला। मैं सर्वाइव करने वाला हूँ इंडिया सुपर फ्लैट वर्ल्ड में। यहाँ पर कोई भी विलेज नहीं है, ना ही कोई शिपरैक, और उसी के साथ यहाँ पर कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं होते हैं। पानी में देखते ही बेडरॉक दिखने वाला है, और ये सब कम था कि हमारा जो नेदर वर्ल्ड है वो भी इंडिया जैसा है। आने वाले 100 डेज में मुझे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना, बल्कि मेरे कुछ गोल्स भी रहेंगे जिनको मुझे कंप्लीट करना होगा। पहला, इस वर्ल्ड में बहुत सारे विलेजर्स लाकर एक सिविलाइजेशन बनाना। दूसरा, इस इंडिया आइलैंड को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। तीसरा, एंडर ड्रैगन को मारकर खत्म करना, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग स्पॉन चुके हैं हमारे इस इंडिया सुपर फ्लैट वर्ल्ड में, जहां पर मेरी सबसे पहली नजर पड़ती है पानी के नीचे बेडरॉक पर, और उसी के साथ इस जगह के चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर मैं वापस से प्लेटफॉर्म पे चला आता हूँ, जहां पर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे स्लाइम्स स्पॉन हो रहे हैं, एंड इनमें से मैं कुछ के साथ चला जाता हूँ खेलने के लिए। मैं बॉक्सिंग खेल रहा था, वो भी 3-4 बड़े बड़े स्लाइम के साथ है, बट तभी उनमें से गुस्सा हो जाता है और मुझे 2 फटके मारता है। और जैसे ही मुझको डैमेज पड़ता है कि तभी मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे काफी संभल कर अपने सैचुरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड उसी के साथ मैं भागने वाला नहीं हूँ। अभी मैं सिर्फ वॉक करूंगा ताकि मेरी जो सैचुरेशन है वो कम से कम इस्तेमाल हो। फिर मेरे पास यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो मैं बहुत सारे सैंड माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो ऑलमोस्ट 2 स्टैक सैंड अपने लिए मैंने माइन किया है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग रात के टाइम पे, जिसकी मदद से मैं एक बंकर जैसा घर बनाऊंगा ताकि हम लोग रात के टाइम पे यहाँ पे सेफली सर्वाइव कर पाए। काफी देर तक इंतजार करने पर शाम का समय हो जाता है, तो मैं सैंड का इस्तेमाल करके मैं अपने आजू बाजू एक छोटा सा वॉल बनाता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत सर्कल जैसा होता है। और ये जो मैंने वॉल्स बनाया है, ये कितना ज्यादा सेफ है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक स्लाइम के पास जाता हूँ, एंड उसको धीरे धीरे करके मैं अपने सैंड वॉल के पास उसको लेकर आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ। ये काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था अंदर आके मुझको मारने की, बट ये मोटा होने के कारण अंदर आ ही नहीं पा रहा था, तो मैं काफी आराम से इसको मार रहा था। और जैसा कि हम सबको पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर स्लाइम मरता नहीं है, वो मरने के बाद अपने 4 बच्चे छोड़कर जाता है, और जब हम उन्हें मारते हैं तो उनमें से हर एक और 4 को छोड़ के जाता है। तो मैं उनमें से कुछ को मारता हूँ, और मुझको टोटल में 8 स्लाइम बॉल मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके मैं कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट हम लोग एक्चुअली में इससे कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। फिर मैं कुछ सैंड का इस्तेमाल करके सैंडस्टोन क्राफ्ट करता हूँ, एंड तभी यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ज़ॉम्बीज का मतलब होता है रोटन फ्लैश, और रोटन फ्लैश का मतलब होता है खाना। तो मैं इस ज़ॉम्बी को मार रहा था कि तभी अचानक से एक स्पाइडर पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर देती है, और फिर मुझको दिखाना पड़ता है अपने हाथों की ताकत। जैसे ही मेरे पास आने की कोशिश करती है, मैं मार के पीछे कर देता, एंड ऐसे ही कर करके मैंने इसको मार दिया। कोई और स्पाइडर पीछे से अटैक ना करे, इसके लिए मैं इसको ऊपर से पूरी तरीके से कवर करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर ये ज़ॉम्बी मुझको पता नहीं कैसे मार देता है, और मैं 2 हट पर चलाता हूँ। इसका मतलब मुझको एक शॉट और लगेगा और मेरा गेम खत्म। फिर मैं सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके ऊपर वाले एरिया को कवर करना स्टार्ट कर देता हूँ, और ये हमारी 2 तरीके से मदद करेगा। पहला कि कोई भी स्पाइडर पीछे से मेरे पे अटैक नहीं कर पाएगी, दूसरा ये मैं फैंटम से भी बचाएगा। फिर यहाँ पर मैं दूर से कुछ ज़ॉम्बी की आंखों में देखकर उनको अपने पास बुलाता हूँ, और वो लोग भागकर चले भी आते हैं, एंड देन इन्हें मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये ज़ॉम्बीज अपने पूरे खानदान को यहाँ पर बुला लेते हैं। मतलब जरा आप लोग देखो कि यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, और मैं इन्हें अपने हाथों से मार रहा हूँ। और तभी ज़ॉम्बी के खानदान को एक स्केलेटन भी ज्वाइन कर लेता है, और उसको देखकर मैं 4 सैंड माइन करके एक सैंडस्टोन क्राफ्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर वो गलती से भी एरो शूट करने की कोशिश करे तो मैं तुरंत ही ब्लॉक कर दूंगा। और यही चीज एग्जैक्टली होता है। ओ माय गॉड, उसने एरो चलाई और वो एरो आया, बट मुझको लगा नहीं, मैं बच गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे वो ब्लॉक प्लेस कर दिया। एंड अभी मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ ज़ॉम्बीज को मारकर। जैसे ही सुबह होगी वो लोग ऑटोमेटिक मर जाएंगे, तो मुझे सुबह होने तक का वेट करना पड़ेगा। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है हार्ड यहाँ पे सर्वाइव करना, और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली है। काफी देर तक मैं यहाँ पे खड़ा था कि तभी मुझे स्केलेटन और ज़ॉम्बीज की जलने की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि सुबह हो चुकी है, एंड ये लोग एक एक करके मर रहे हैं। ये देखो, एक ज़ॉम्बी तो जस्ट मेरे वॉल के एकदम चिपक के मरा। और जब सभी स्केलेटन और ज़ॉम्बीज की मरने की आवाज खत्म हो जाती है, तो मैं ब्लॉक माइन करके देखता हूँ, एंड मुझको दिखता है खाना। लेकिन ये क्रीपर पता नहीं कहाँ से चला आया। भाई प्लीज यहाँ से चले जा, मेरे को खाना खाने दे यार, सिर्फ 2 हट्स पर हूँ। वेट, इस क्रीपर ने मेरी आवाज सुन ली और यहाँ से वो पीछे साइड जा रहा है। चलो अच्छा, मैं फटाफट से चल के कुछ रोटन फ्लैश कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी यहाँ पे क्रीपर छुपकर खड़ा रहता है। वो तो अच्छा है कि मैं उसको देख लेता हूँ और तुरंत पीछे चलाता हूँ। फिर जो भी रोटन फ्लैश मैंने कलेक्ट किया तो उसको लेके मैं इसके अंदर आता हूँ, और इसको पहले तो पूरी तरीके से पैक करता हूँ, एंड दबा के रोटन फ्लैश खाता हूँ। और अब फाइनली मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ, तो इसी का इस्तेमाल करके मैं वापस से बाहर जाता हूँ, एंड और भी रोटन फ्लैश को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और तभी मेरी नजर पड़ती है इंडिया आइलैंड के राइट टॉप पर, और जहाँ पर मुझको दिखता है कुछ बैम्बू। लेकिन तभी ये स्पाइडर आकर मुझ पर अटैक कर देती है। इस स्पाइडर को ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे एक बार टच कर दिया तो ये मुझको मार देगी। वेट, मैं इसको अभी बताता हूँ।
एक सेकंड गाइस, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं इस स्पाइडर से पंगा नहीं लेने वाला। स्पाइडर को पानी में छोड़कर मैं वापस से प्लेटफॉर्म पर आता हूँ एंड बैम्बू के साइड जाना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पर रास्ते में मुझे कुछ बोन, एरो एंड और भी रोटन फ्लैश मिलते हैं एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्लाइम चारों तरफ से घेरे लेते हैं, तो मैं पानी में कूद जाता हूँ बचने के लिए। और जब मैं वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ रहा था तभी पता नहीं स्लाइम कहाँ से आ जाता है। भाई 1.5 हार्ट पे बचा हूँ मैं और मैं उसके पास जाकर उसको मार भी नहीं सकता। एंड वेट, ये ऊपर चढ़ चुका है तो मुझको अब यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं इस स्लाइम को गोल घुमाकर पीछे छोड़ देता हूँ एंड यहाँ पर आकर कुछ सैंड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई स्लाइम मुझको मारने आएगा तो मैं टावर अप कर लूंगा ताकि वो लोग मुझको मार ना पाए। और अब मिशन बैम्बू लेके आना स्टार्ट करते हैं। बस मुझे फटाफट से इस बैम्बू को यहाँ से माइन करना है। मुझको अगर एक भी मिल गया ना तो भी हमारा काम हो जाएगा एंड कोई भी स्लाइम मेरे आसपास नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, चारों तरफ से स्लाइम मेरे पास आ जाते हैं एंड मैं वहां से भाग जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ एंड पानी में ही वेट करता हूँ और ये लोग भी मुझको मारने के लिए पानी के अंदर चले आते हैं। जैसे ये लोग पानी पे आते हैं मैं फटाक से प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता हूँ एंड जाके बैम्बू कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। कोई और स्लाइम मुझे आकर मारे इससे पहले मैं वहां से बैम्बू लेके रफा दफा हो जाता हूँ। फिर मैं इस बैम्बू को यहाँ पर लाकर प्लांट कर देता हूँ, बट अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है खाना। मैं अभी सिर्फ रोटन फ्लेश के ऊपर डिपेंड हूँ खाने के लिए और उसके अलावा मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे इस चीज का कुछ अच्छा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा वरना हम लोग भूख के चलते ही मर जाएंगे। और तभी मेरा बैम्बू फिर से ग्रो हो जाता है तो मैं इसको माइन करके वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड गाइस, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो उस जगह का नाम कमेंट करना, जो भी कमेंट करेगा मैं उसको हार्ट देने वाला हूँ। फिर यहाँ पर मैं कुछ सैंड माइन कर ही रहा था कि तभी एक स्लाइम स्पॉन हो जाता है मेरे मुंह के सामने और मैं इसको मारने ही जैसे इसके पास जाता हूँ मुझे 3 हार्ट्स का डैमेज दे देता है। लेकिन इस बार मैं इस स्लाइम को नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी। मैं इसको मार देता हूँ बट इसका जो छोटा बच्चा है ये मुझको डैमेज देकर 2 हार्ट्स पे लेके चलाता है। सीरियसली मैं अब इनके हाथों से मार खाऊंगा। देन मैं इनको मार के बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर मेरे पास जो बोन होता है उसको मैं बोन मिल में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करके मैं बैम्बू को ग्रो करता हूँ एंड जो भी बैम्बू मुझे मिलता है उनमें से 4 बैम्बू का इस्तेमाल करके मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और जो बचे हुए बैम्बूस होते हैं उसका इस्तेमाल करके मैं 2 प्लैंक्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से रात हो जाती है और ये ज़ॉम्बी मुझको मारने आ रहा है उससे पहले मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ और उसी के साथ वो जो मैंने सैंड का घर बनाया था मैं वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे आजू बाजू कुछ स्केलेटन्स है और वो मुझको 1-2 फटके में ही मार सकते हैं। इसीलिए मैं इस जगह पे खुद को चारों तरफ से सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके ये चेक कर रहा था कि मैं क्या क्या चीजें क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं एक स्लाइम क्राफ्ट कर सकता हूँ तो मैं उसे क्राफ्ट करता हूँ और उसी के साथ मैं क्राफ्ट करता हूँ एक वुडन की सॉर्ड जिसको लेकर मैं चला आता हूँ इस ज़ॉम्बी को मारने के लिए। लेकिन ये पता नहीं कैसे मुझको 2 हर्ट्स का डैमेज दे देता है। मतलब मैं इससे 2 ब्लॉक ऊपर हूँ एंड इससे दूर हूँ तो भी इसने मुझे कैसे डैमेज दिया। चलो अच्छा, इसने मरने के बाद रोटन फ्लैश ड्रॉप किया, एटलीस्ट मैं थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर पाऊंगा। फिर मेरे जो बैम्बू ग्रो हुए थे मैं उसको माइन करके वापस से प्लांट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं वेट कर रहा था सुबह होने की कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है एक एक्सपी फार्म बनाने का जिसके लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उस चीज को बनाने के लिए मैं इस वाले जगह पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके चारों तरफ से पहले तो ब्लॉक करता हूँ खुद को, फिर नीचे वाले सारे ब्लॉक्स माइन करता हूँ एंड ऊपर से भी इस एरिया को ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं स्लैब क्राफ्ट करके एक साइड छोटा सा टनल माइन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि दूर से मुझे मॉब्स देखेंगे एंड वो मुझको मारने के लिए यहाँ पर आएंगे बट मैं उन्हें यहाँ पे बड़े ही आराम से मार दूंगा। तो इस चीज की टेस्टिंग करने के लिए मैं सबसे पहले क्रीपर को बुलाता हूँ एंड उसको बड़े ही आराम से मार लेता हूँ। और जब मेरी टेस्टिंग काफी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं कुछ ज़ॉम्बीज को भी अपने पास बुलाता हूँ एंड उन्हें भी एक एक करके मारता हूँ। बस मुझे इस माइनक्राफ्ट की एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि कभी कभी अचानक से जो ज़ॉम्बी है ना इनके हाथ बड़े हो जाते हैं क्या, मतलब ये दूर से मुझको कैसे मार पा रहा है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये ऑलरेडी मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है। इस क्रीपर को मारने के बाद दिन हो जाती है तो मैं बाहर जाके कुछ रोटन फ्लैश कलेक्ट करता हूँ एंड देन जो बैम्बू बड़े हुए थे मैं उसको माइन करके यहाँ पे प्लेस कर ही रहा था कि तभी एक क्रीपर मेरे पास चला आता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट के चलते सैंड के नीचे स्टोन की लेयर होती है जो कि टूट जाती है और मुझको मिलता है 2 कपल स्टोन जिसका इस्तेमाल करके मैं एक स्टोन की स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर से निकल जाता हूँ खाना कलेक्ट करने के लिए जहाँ पे मुझे बहुत सारे बोन मिलते हैं एंड उसी का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे बैम्बू बनाता हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग कर रहा था कि तभी अचानक से मैं देखता हूँ कि एक ज़ॉम्बी जलते हुए मेरे पास आ रहा है। मतलब दिन के टाइम ज़ॉम्बी कैसे स्पॉन हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज अच्छा है कि मुझको रोटन फ्लैश मिल गया। फिर मैं एक वुडन की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ और जब मैं क्रीपर को मारता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे और एक ज़ॉम्बी आ रहा है जलते हुए एंड देन इसके बाजू में और एक ज़ॉम्बी आ रहा है जलते हुए। और गाइज मैं इन ज़ॉम्बीज का जो झोल है ना वो समझ चुका हूँ। तो बेसिकली जो मैंने छोटा सा मॉब फॉर्म बनाया था ना ये हमारा काम करना स्टार्ट कर चुका है। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो ये जो एरिया मैंने माइन किया ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्राइटनेस फुल करके रखा है एंड उसी के चलते यहाँ पे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं वो लोग चलकर बाहर आ रहे हैं। बट फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बैट्स स्पॉन हुए हैं तो मुझे इन्हें मार के खत्म करना पड़ेगा वरना यहाँ पर कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं होगा। मैं कुछ कोबल स्टोन माइन करके अपने लिए एक स्टोन की पिकेक्स और स्टोन की एक्स क्राफ्ट करता हूँ। तभी और एक ज़ॉम्बी आ जाता है जलते हुए जिसको मारने पर वो ड्रॉप करता है एक आयरन का इंगट और इसका यूज करके मैं क्राफ्ट करता हूँ एक आयरन की शवल जिसकी मदद से हम लोग और एक मॉब फार्म बनाएंगे छोटा सा। बट उससे पहले मुझे इसको माइन करके साइड में करना पड़ेगा वरना दिन में भी जलते हुए मॉब्स बाहर निकल के आते रहेंगे। फिर मैं आयरन
आयरन शवल की मदद से यहाँ पे स्क्वायर में माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। इन स्लाइम्स के चलते मैं ढंग से कोई भी काम नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे इसको मारना पड़ेगा। ओके, तो मैं फिर से माइनिंग कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने इस पूरे एरिया को माइन करके कंप्लीट कर दिया। फिर मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ सैंडस्टोन के स्लैब्स। तो बेसिकली मैंने ये किया है कि मैंने 2 ब्लॉक का एक एरिया माइन किया है एंड मैं उसके ऊपर लगा दूंगा स्लैब, जिसके चलते इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाएगा एंड अंधेरे में स्पॉन होंगे बहुत सारे मॉब। इस आइलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी है, इसलिए जो मॉब्स है ना वो बहुत ही ज्यादा कम स्पॉन होते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा भी अंधेरा मिल जाए तो वो लोग बहुत ही ज्यादा स्पॉन हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने अपने स्लैब्स लगे कंप्लीट कर दिए। उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्लॉक माइन करके रख लेता हूँ, जिसकी मदद से मैं मॉब्स को मारूंगा। देन मैं देखता हूँ कि अभी रात का टाइम है, इसके लिए इसके अंदर कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे, बिकॉज बाहर बहुत सारे स्पॉन हुए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। फिर मैं यहाँ पे कुछ मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देता हूँ एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज को भी मारता हूँ रॉटन फ्लेश के लिए, कि तभी यहाँ पर एक स्केलेटन स्पॉन हो जाता है और वो मुझ पर अटैक कर देता है। तो मैं कूद के पानी में चला जाता हूँ एंड उस स्केलेटन के चलते मैं वापस से प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकता। तो मुझे ये वाली जो रात है इसको पानी के अंदर ही बिताना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हम लोग इस पानी के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले। जहाँ पर मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि इस पानी के अंदर ना कोई भी मछलियां स्पॉन नहीं हो रही है। अगर वो स्पॉन हो ना तो मेरा खाने का झंझट खत्म हो जाए, लेकिन एक भी मछलियां स्पॉन नहीं हो रही है इस वर्ल्ड में। ऑलराइट, सुबह हो चुकी है एंड जरा ये साइड देखो, ये सब लोग लाइन से जल रहे हैं। फिर मैं वापस से सरफेस पे जाता हूँ, एक एक करके सारे रोटन फ्लेश को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जैसे इसके अंदर जाता हूँ तो एक ज़ॉम्बी आ जाता है और मेरा जो स्वॉर्ड है वो टूट जाता है। ऐसे छोटे मोटे झटके मुझे मिलते रहते हैं बीच बीच में। फिर मैं एक्स की मदद से इसको मारता हूँ और ये देखो गाइस, हमारा जो मॉब फार्म है ना कितने तगड़ी तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर कितने सारे मॉब्स स्पॉन हुए हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी मरने पर एक आयरन की शवल भी ड्रॉप कर देता है। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको लूंगा कैसे, क्योंकि अंदर बहुत सारे स्केलेटन है और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला। इसके लिए मैं अंदर ना जाकर अपने बैम्बू वाले एरिया पर चला आता हूँ, जहाँ पर मैं फर्नेस क्राफ्ट कर उसके अंदर कुछ तो स्मेल्ट करने की कोशिश कर रहा था। आई मीन मुझको जहाँ तक पता है कि अगर हम लोग वुड की लॉग्स को स्मेल्ट करें तो हम लोग को चारकोल मिलता है, जिसकी मदद से मैं टॉर्चेस क्राफ्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मैं बैम्बू को स्मेल्ट नहीं कर पा रहा था और मुझे उन टॉर्चेस की जरूरत है, क्योंकि उसको मैं इस सरफेस के ऊपर अगर प्लेस कर दूंगा तो कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे। और उसी के साथ मैं नोटिस करता हूँ कि अगर मुझे 7 और स्ट्रिंग मिल जाएंगे तो उसकी मदद से मैं 3 वुल क्राफ्ट कर पाऊंगा और फिर उसका इस्तेमाल करके मैं एक बेड क्राफ्ट कर पाऊंगा। फिर मैं बैम्बू के 2 ट्रैपडोर क्राफ्ट करता हूँ और चले आता हूँ इस एरिया पर, जहाँ पर पता नहीं ये क्रीपर क्या कर रहा है, जो कि ब्लास्ट भी हो जाता है। और जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर भी 2 और क्रीपर है एंड ये ब्लास्ट हो जाते हैं। मतलब मुझे हर एक कदम पर बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी मुझको कोई भी मॉब्स मिल सकता है। फिर मैं यहाँ पर ट्रैपडोर की मदद से नीचे चलाता हूँ और अब मुझको सिर्फ एक ब्लॉक माइन करना पड़ेगा माइनिंग करने के लिए। तो मैं माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये सोच कर कि मुझे कुछ आयरन और कोल मिलेंगे। काफी देर माइनिंग करने पर मुझे कुछ लैपिस मिलती है, जिसको मैं कलेक्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज इनको कलेक्ट करने के लिए मुझे एक आयरन की पिकेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फिर से नॉर्मल माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे हमारी पहली पिकेक्स टूट जाती है। तो मैं और एक स्टोन की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड वापस से माइनिंग करना चालू कर देता हूँ। एंड फाइनली जाकर मुझको कुछ कोल मिलते हैं, जिनको मैं कलेक्ट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मुझे टोटल में 8 कोल मिले हैं, जिसमें से मैं 6 कोल की मदद से बहुत सारे टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसको लेके चलाता हूँ ऊपर। एंड ये देखो गाइस, मैंने ब्राइटनेस पूरी तरीके से कम कर दिया है और यहाँ पे कितना ज्यादा अंधेरा है और उसी की वजह से यहाँ पे हमेशा बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होते रहते हैं। फिर मैं कुछ टॉर्चेस आसपास प्लेस कर देता हूँ कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज चले आते हैं मुझको मारने के लिए। एंड यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना, ये ज़ॉम्बी कूदकर मुझको मारता है और एक बार नहीं, ये 2 बार कूदकर मुझको मारता है और मैं 1 हार्ट पे आ चुका हूँ। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? ज़ॉम्बीज के कभी हाथ बड़े हो जाते हैं और मुझे दूर से मारते हैं, एंड अभी तो ये लोग मुझको कूद कूद के मार रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? तो इसीलिए मैं 2 ब्लॉक की टावर ना बनाकर 3 ब्लॉक की टावर बनाता हूँ एंड देन ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस बेबी ज़ॉम्बी को मारने के लिए 1 ब्लॉक नीचे आता हूँ तो फिर से ये ज़ॉम्बी कूदकर मुझको मारता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये माइनक्राफ्ट ना मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा ही हो रहा है। कुछ ज़ॉम्बीज पानी के अंदर गिर जाते हैं तो वो लोग ड्राउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मैं उन्हें भी मारता हूँ। एंड ये देखो गाइस, कितने सारे मॉब्स स्पॉन हुए हैं ना। मैं यहाँ से बैम्बू वाले एरिया तक भी नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं गलती से पानी के अंदर गिर जाता हूँ और जब मैं पानी के अंदर से अपने इस आइलैंड को देखता हूँ तो मुझे दिखते हैं कुछ आयरन, जिनको मैं जाकर माइन करता हूँ और फिर उनको स्मेल्ट करके मैं सबसे पहले क्राफ्ट करता हूँ अपने लिए एक शील्ड। फिर मैं चला आता हूँ अपने मॉब फार्म वाले एरिया पर, जहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हुए थे एंड मैं इन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता हूँ। इस बार मेरे पास टॉर्च है, तो मैं सारे मॉब्स को मारने के बाद अंदर टॉर्च प्लेस कर दूंगा ताकि कोई भी और मॉब्स स्पॉन ना हो एंड अंदर जाकर मैं आराम से मॉब लूट को लूट सकूं। और मैं ऐसा ही करता हूँ, बट एक क्रीपर ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे सामान को गायब कर देता है। फिर मेरे जो बैम्बू बड़े हो गए थे मैं उनको माइन करके वापस से प्लांट कर देता हूँ ग्रो होने के लिए। एंड देन
एंड कुछ और स्लैब्स क्राफ्ट करके मैं अपने इस मॉब फार्म को वापस से रिपेयर करता हूँ। मेरे पास जितने भी टॉर्चेस बचे थे उन सभी को मैं सरफेस पे थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लेस कर देता हूँ ताकि मेरे आसपास मॉब्स स्पॉन ना हो। फिर मैं अपने इस मॉब फार्म का जो मारने वाला एरिया था मैं इसको अपग्रेड करता हूँ कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे एक डोर भी लगा देता हूँ और अब बस ये अच्छे तरीके से काम करे। एंड जैसे कि आप लोग आवाज सुन पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हुए हैं और मैं जैसे ही नीचे वाले ब्लॉक्स को माइन करता हूँ मॉब्स को मारने के लिए कि तभी एक स्पाइडर मुझ पर अटैक कर देती है और ये मुझको 2 हट्स पर लाके छोड़ती है। वो तो अच्छा है कि मैंने इसको मार दिया। फिर मैं एक एक करके मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में आता है कि अगर गलती से बेबी ज़ॉम्बी आ गया तो मेरा गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे पास एक ट्रैपडोर होता है जिसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एंड अब यहाँ से बेबी ज़ॉम्बी बाहर तो नहीं आ पाएगा। कुछ मॉब्स को मारने के बाद मुझे एक आयरन की स्वॉर्ड भी मिलती है। यहाँ पर मुझको लगता है कि मैंने सभी मॉब्स को मार दिया बट तभी अचानक से स्केलेटन मेरे मुंह पे आ जाता है और उसके बाजू में जस्ट एक क्रीपर आके ब्लास्ट हो जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि मैं रियलाइज ही नहीं करता कि मैं सिर्फ हाफ हार्ट पे बचा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा बट मैं बच गया। फिर मैं रॉटन फ्लेश खाकर खुद को थोड़ा सा हील करता हूँ और अंदर मुझे क्रीपर दिखता है जिसको मैं अपने पास बुलाकर मार देता हूँ और जैसे ही मैं माइन करके अंदर जाता हूँ तभी मेरे बाजू में और एक क्रीपर मेरा इंतजार कर रहा था जो कि ब्लास्ट हो जाता है। एंड यस सक्सेसफुली हमारा इस बार भी मॉब फार्म काम नहीं किया। मैं अब ऐसा मॉब फार्म नहीं बनाने वाला, ठीक है। फिर मैं चले जाता हूँ माइनिंग पर जहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में ही कुछ कोल मिलते हैं जिनको मैं माइन करके वापस से माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। काफी देर माइनिंग करने पर मुझे कुछ गोल्ड के इंगट दिखते हैं जिनको मैं माइन करता हूँ। वेट, ये मुझको मिला नहीं। ओ सॉरी गाइस, मैं तो अपना रास्ता बना रहा था, मैं गोल्ड नहीं माइन कर रहा था ना, मैं गोल्ड नहीं माइन कर रहा था। ओके, तो मुझे आयरन मिल चुका है तो मैं फटाफट से इसे माइन कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने लास्ट वाले आयरन को माइन किया मेरी पिकैक्स भी टूट गई। फिर मैं इन आयरन को स्मेल्ट करके बनाता हूँ एक आयरन की बकेट। वेट, आपको क्या लगा कि मैं एक आयरन की पिकैक्स बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं। जब हम लोग स्टोन की पिकैक्स क्राफ्ट कर सकते हैं तो मैं आयरन की पिकैक्स क्यों क्राफ्ट करूंगा? आई मीन इस वर्ल्ड में मेरे लिए हर एक ब्लॉक कीमती है क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो स्टोन भी मेरे पास लिमिटेड ही है। तो सोचो आयरन कितना ज्यादा कम होगा। मैं ऐसे ही आयरन की पिकैक्स बनाकर उसको वेस्ट नहीं कर सकता। मैं माइनिंग करके ऊपर सरफेस पे आता हूँ जहाँ पे मुझे हवा में उड़ते हुए कुछ चिड़िया दिखती है और तभी मैं रियलाइज करता हूँ कि माइनक्राफ्ट में तो चिड़िया एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं उन्हें अच्छे से दिखता हूँ और मुझे पता चलता है कि आसमान में चमगादड़ उड़ रहे हैं। मतलब इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जिनको जमीन के नीचे होना चाहिए था वो जमीन के ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। फिर मैं बैम्बू को माइन करके एक नए वाले एरिया में बैम्बू प्लांट करना स्टार्ट कर देता हूँ और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि पानी के अंदर मछलियां स्पॉन होती नहीं है और मैं उन्हें मार नहीं सकता बट मैं मछलियां पकड़ तो सकता हूँ ना फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करके। इसीलिए मैंने अभी एक फिशिंग रॉड क्राफ्ट की है और अभी मैं जाने वाला हूँ पानी के अंदर एंड सबसे पहले चेक करता हूँ कि हम लोग एक्चुअल में मछलियां पकड़ सकते हैं कि नहीं। ओके, तो हम लोग मछलियां पकड़ सकते हैं। तो चलो फिर मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ना स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैं काफी देर से मछलियां पकड़ रहा हूँ और आप लोग देखो कि मुझको क्या क्या मिला। मुझे एक लकड़ी, कुछ मछलियां, हड्डी, एक कटोरी, लेदर, बॉटल, स्ट्रिंग, ट्रिप वायर, 2 सैडल, कुछ बफर फिश और लिली पैड मिलता है और उसी के साथ मुझे मिलती है ये फिशिंग रॉड जिसके ऊपर लगा हुआ था कर्स ऑफ वैनिशिंग, लक ऑफ शी 2, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग। और अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि इसकी हेल्थ कैसे फुल है तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर लगा हुआ है मेंडिंग और फिशिंग के टाइम पे मुझको मिल रहा था एक्सपी जिसकी मदद से अपने आप ही रिपेयर हो गया। और हमारे जो बैम्बू है वो भी होगा कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं। फिर मैं बेस पे जाके बहुत सारे फर्नेस क्राफ्ट करके उन्हें लाइन से प्लेस करता हूँ एंड देन मैंने जितनी भी मछलियां पकड़ी थी उन सभी को स्मेल्ट होने के लिए इसके अंदर रख देता हूँ। शाम होने ही वाली थी कि तभी एक बेबी ज़ॉम्बी पीछे से आकर मुझ पर अटैक कर देता है। यहाँ पर मैं गलती से चेस्ट भी ओपन कर देता हूँ बट उसके बाद मैं इसको बड़े ही आराम से मार देता हूँ। जो फिश स्मेल्ट हो गई थी उसको खाकर मैं अपनी हेल्थ को फुल करता हूँ एंड देन क्राफ्ट करता हूँ एक स्टोन की शवल कि तभी 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं मुझको मारने के लिए। उनमें से जो दूसरा वाला ज़ॉम्बी है ना उसने मरने पर एक आयरन का इंगट ड्रॉप किया। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है बट ये मुझको ऑलरेडी 2 बार मिल चुका है। देन मैं कुछ स्टोन के स्लैब्स क्राफ्ट करता हूँ और उसको यहाँ पे लगा के इसके ऊपर सैंड लगा देता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद मैं चला जाता हूँ पानी में एंड मैं वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पर मैं फिशिंग कर रहा था क्योंकि फिशिंग के टाइम पे मैंने वहाँ पे चेस्ट बनाई थी एंड उसके अंदर मैंने कुछ सामान रखे थे। और जब मैं उस चेस्ट को कलेक्ट करके वापस अपने प्लेटफॉर्म के पास आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज और स्केलेटन स्पॉन हुए हैं। जरा आप लोग देखो, ऐसा लग रहा है कि लोग लाइन से कोई फौज खड़ा कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मुझको मारने के लिए। कुछ ज़ॉम्बीज तो आयरन की स्वॉर्ड लेके भी रेडी हैं। फिर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता हूँ साइड से एंड वहाँ पर भी कुछ क्रीपर और ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं टावर अप करके ऊपर जाने लगता हूँ जहाँ पे एक स्केलेटन मुझे एरो मार के नीचे गिराने वाला रहता है। मैं ब्लॉक लगा के क्लच कर लेता हूँ। एग्जैक्टली नीचे कुछ क्रीपर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं तो अगर मैं गलती से नीचे गिर जाता ना तो क्रीपर ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर मैं बो का इस्तेमाल करके स्पाइडर को मारता हूँ ताकि वो ऊपर आके मुझको धक्का न दे दे। एंड देन जब मैं स्केलेटन को मार रहा था तब उसके भी मुझे कुछ फटके लगते हैं। देन मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। मैं खुद को चारों तरफ से पैक कर लेता हूँ एंड वेट करता हूँ सुबह
होने तक का। सुबह होते ही मॉब्स जलकर मरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं माइन करके नीचे चला आता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक स्पाइडर को मारता हूँ, जिसको मारने पर मुझे 2 स्ट्रिंग मिलता है और तभी मैं रियलाइज करता हूँ कि मुझे सिर्फ 1 स्ट्रिंग और चाहिए एंड देन हम लोग बना पाएंगे बेड। फिर मैं कुछ टॉर्चेस क्राफ्ट करके उसको यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं वापस से नहीं चाहता कि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो जाए और मैं इस जगह पे ना आ पाऊँ। और ये जो इतने सारे स्लाइम्स स्पॉन हो रहे हैं ना, मुझे इनका भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को करने के लिए मैं सबसे पहले F5+G दबाता हूँ और सारे चंक बॉर्डर्स ऑन हो जाते हैं। एंड अब मुझे ढूंढना है वो चंक्स जहाँ पर ये स्लाइम्स स्पॉन हो रहे हैं। एंड उस चंक्स में अगर मैं कुछ ब्लॉक्स प्लेस कर दूंगा तो ये लोग नहीं स्पॉन होंगे। तो थोड़ी देर ढूंढने पर मुझे ये वाला चंक दिखता है जहाँ पे बहुत सारे स्लाइम्स स्पॉन हो रहे थे। एंड यहाँ पर मैं स्लैब्स को प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ एक एक ब्लॉक के गैप में, ताकि ये लोग यहाँ पर स्पॉन ना हो। बट स्लैब प्लेस करते समय ये लोगों ने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया। I mean, इतने सारे स्पॉन हो रहे थे और वो सारे मेरे पीछे पड़ जा रहे थे। कभी मुझे पानी में मार रहे थे, कभी ऊपर मार रहे थे। बट मैं कैसे तो कैसे करके पूरे चंक में स्लैब्स को लगा देता हूँ। एंड अब बस वेट करते हैं कि यहाँ पे और स्लाइम्स न स्पॉन हो। फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग पर। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितनी ज्यादा माइनिंग करके रखी है, मतलब चारों तरफ एक छोटा छोटा टनल है। एंड अब मुझे यहाँ से फिर से माइनिंग करना स्टार्ट करना है। माइनिंग करके मुझे कुछ आयरन एंड कुछ कोल मिलता है। जो कोल मैंने माइन किए थे उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे टॉर्चेस क्राफ्ट करता हूँ एंड इस पूरे आइलैंड के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस आइलैंड के ऊपर एक भी मॉब से स्पॉन हो, क्योंकि अगर वो स्पॉन होते हैं तो पूरी तरीके से दिमाग खराब कर देते हैं। मैं एक एक करके सारे टॉर्चेस को प्लेस कर देता हूँ, बट पता नहीं कहां से ये क्रीपर ज़ॉम्बी स्केलेटन स्पॉन हो चुके हैं। ये ब्लास्ट होकर हर जगह गड्ढा कर देते हैं ना, और यही चीज बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। और उसी के साथ गाइस वो वाला एरिया देखो, वहां पर मैंने टॉर्चेस नहीं प्लेस किए हैं एंड कितने ज्यादा मॉब्स स्पॉन हुए हैं उस जगह पर। इस स्पाइडर को मारने के बाद मुझे 2 और स्ट्रिंग मिलती है। फिर मैं और सारे स्ट्रिंग्स को लेता हूँ एंड उनका इस्तेमाल करके 3 वुल क्राफ्ट करता हूँ एंड देन एक बेड क्राफ्ट करता हूँ। फाइनली हम लोग डे 9 को इस वर्ल्ड में सो पाएंगे। नेक्स्ट डे में कुछ बैम्बूज को माइन करता हूँ जो बड़े हो गए थे एंड उनका इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे ब्लॉक्स क्राफ्ट करता हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं बनाने वाला हूँ एक बड़ा सा एक्सपी फार्म, जिसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और फाइनली अब मैं क्राफ्ट करता हूँ एक आयरन की पिकैक्स, और उसी के साथ मैं बहुत सारी स्टोन की पिकैक्स भी क्राफ्ट करता हूँ, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं माइनिंग पर, जहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सारे आयरन माइन करूँ। काफी देर माइनिंग करने पर मुझे कुछ आयरन मिलते हैं जिनको मैं कलेक्ट करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने काफी देर तक माइनिंग की और मुझे टोटल में 16 आयरन, कुछ गोल्ड एंड लैपिस, उसी के साथ कुछ कोल भी मिलता है। एंड जो कोबलस्टोन मैंने इतने सारे माइन किए थे उन सभी को मैं इस चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। फिर मैं बहुत सारी स्टोन की स्वॉर्ड क्राफ्ट करता हूँ एंड जो बैम्बूज बड़े हो गए थे मैं उनको माइन कर उनके बहुत सारे ब्लॉक्स क्राफ्ट करता हूँ। मैंने जो आयरन स्मेल्ट करने के लिए रखे थे उनमें से कुछ स्मेल्ट भी हो जाते हैं। और उसी के साथ मैं नोटिस करता हूँ जिस चंक में मैंने स्लैब्स को लगाया है वहां पर अभी भी स्लैम्स स्पॉन हो रहे हैं, इसलिए मैं स्लैब्स को हटाकर यहाँ पे ब्लॉक्स प्लेस कर रहा था। शायद ब्लॉक रहने पर ये स्लैम्स यहाँ पे ना स्पॉन हो। ये लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की मुझे रोकने की, बट मैं नहीं रुकता और हर जगह ब्लॉक लगा देता हूँ। फिर मुझे और एक चंक दिखता है जहाँ पे स्लाइम्स स्पॉन हो रहे थे, तो मैं वहां पे भी ब्लॉक प्लेस करता हूँ। यहाँ पे एक स्केलेटन मुझे दूर से एरो मारकर हाफ हार्ट पे लेके चला आता है। अगर वो मुझको और एक एरो मार देता है और वो मुझको लग जाती है तो कंफर्म है कि मुझे इस वर्ल्ड को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बट वो तो अच्छा है कि मैं भागकर काफी ज्यादा दूर चला आता हूँ, तो वो मुझे ट्रैक नहीं कर पाता एंड मैं जल्दी से खुद को हील करता हूँ। और शायद से ये जो मैंने ब्लॉक्स लगाया है ना, ये चीज काम कर रही है एंड यहाँ पे स्लाइम्स स्पॉन नहीं हो रहे हैं। बस मेरे हिसाब से एक और चंक बचा है जिसको हम लोग बाद में देख लेंगे। देन मैं बैम्बू का इस्तेमाल करके बहुत सारे ट्रैपडोर क्राफ्ट करता हूँ और फिर बहुत सारे बैम्बूज माइन करके उनके भी बहुत सारे ब्लॉक्स बनाता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए। बट उसको बनाने से पहले मेरे पास जितने भी आयरन होते हैं उनमें से मैं कुछ का इस्तेमाल करके अपने लिए एक आयरन की चेस्टप्लेट बना लेता हूँ। मैं हार्डकोर में खेल रहा हूँ और मुझको कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए ही रहेगा ना, इसीलिए मैंने कुछ आयरन का इस्तेमाल किया। फिर मैं सारे ब्लॉक्स को अपने इन्वेंटरी में लेता हूँ एंड देन एक बोट क्राफ्ट करके मैं पानी में थोड़ी दूर जाता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपी फार्म को अपने आइलैंड के एकदम पास नहीं बनाना चाहता। तो ये वाली जगह ये परफेक्ट रहने वाली है हमारे एक्सपी फार्म के लिए। और उसी के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं गाइस, इस बार मुझे एकदम आसमान में जाके एक्सपी फार्म बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एकदम नीचे बनाऊंगा तो भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि हम लोग खेल रहे हैं एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में एंड यहाँ पे मॉब्स को स्पॉन होने की कोई भी और जगह नहीं है। वो लोग अगर स्पॉन होंगे तो डायरेक्ट इसी में स्पॉन होंगे। तो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मुझे यहाँ पे हर जगह पानी डालना है एंड मेरे पास एक ही वाटर सोर्स है, तो और एक वाटर सोर्स को लेने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो चलो नीचे चल के पानी कलेक्ट करके लेकर आते हैं। वेट अ सेकेंड, ये सब क्या है? यहाँ पे इतने सारे मॉब्स क्या कर रहे हैं भाई? क्या कोई पार्टी वगैरह चल रही है क्या यहाँ पर? मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, वो जो मारने वाला एरिया है ना, वहाँ पे मुझे कुछ टॉर्च को प्लेस करना था बट मैंने वो प्लेस नहीं किया एंड इसीलिए यहाँ पे इतने सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके हैं। वेट, स्केलेटन मुझको ऊपर जाने दे। ओके, तो फाइनली मैं बचकर ऊपर चला आया। वेट, मैं नहीं बचाऊं, एक सेकेंड। यहाँ पे भी इतने
सारे मॉब्स स्पॉन हो गए। एक चीज अच्छा है कि ये सब लोग मुझको देखकर खुद ही ट्रैपडोर वाले एरिया में चले गए हैं। एंड अब बस मुझको यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है और काफी संभल कर यहाँ पे मुझे पानी को प्लेस करना है। अगर मैं एक भी गलती करूंगा तो ये लोग इसको ब्लास्ट कर देंगे एंड मुझको इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने सारे पानी को प्लेस कर दिया है एंड हम लोग अब वापस से इस एक्सपी मॉब फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो एक्सपी मॉब फार्म है ना, इसको मैं डबल लेयर का बना रहा हूँ ताकि ये बहुत ही तगड़े तरीके से काम करे। एंड मेरे जो ब्लॉक्स है ना वो खत्म हो चुके हैं, तो मुझको अब वापस से जाना पड़ेगा अपने मेन वाले प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक्स को लेने के लिए। और ये जो मॉब्स स्पॉन हुए ना यहाँ पर, इनका भी मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। अपने बेस पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि चेस्ट के अंदर अभी भी कुछ स्टैक्स ऑफ ब्लॉक बचे हुए हैं जिनको मैं कलेक्ट करता हूँ। और उसी के साथ जो बैम्बू बड़े हो चुके थे उन सभी को माइन करके मैं और भी ब्लॉक्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड इन सभी को मैं लेके चलाता हूँ एक्सपी फार्म पर, जहाँ पर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि वो जो नीचे वाला एरिया है ना, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं हुए हैं। तो मैं फटाक से कुछ टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ एंड अब यहाँ पर एक भी मॉब स्पॉन नहीं होंगे। फिर मैं ऊपर जाकर इस एक्सपी फार्म को बनाना वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस एक्सपी फार्म को बनाकर कंप्लीट कर लिया है एंड अब चलकर चेक करते हैं कि कितने तगड़ी तरीके से काम कर रहा है। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की कि जब से मैं एक्सपी फार्म यहाँ पे बना रहा हूँ ना, तब से यहाँ पे कुछ ग्लो स्क्विड्स भी स्पॉन हो रही है। और ये यहाँ पर कैसे स्पॉन हो रही है मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हमारे जो मॉब फार्म है काफी तगड़े तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स भी स्पॉन हो रहे हैं। मैं मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक चिकन जॉकी स्पॉन हुआ है और मुझे कैसे भी करके इस चिकन जॉकी को बचाना है, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में इतने दिनों से अकेला हूँ और अगर मेरा कोई दोस्त बन जाएगा तो कितना ज्यादा मजे की बात होने वाली है। तो मैं इस एक्सपी फार्म को ऊपर से ब्लॉक करता हूँ एंड मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देता हूँ कि तभी मुझे चिकन को डैमेज पड़ने का आवाज आता है और मुझको ऐसा लगता है कि मैंने गलती से चिकन को मार दिया। बट तभी मैं अच्छे से देखता हूँ कि चिकन अभी तक मरा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी भी इसको बचा सकते हैं। बस उसको बाहर लाने से पहले उसको छोड़कर सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे ब्लॉक माइन करता हूँ जिसकी मदद से ये चिकन जॉकी बाहर चला आता है एंड देन आराम से मैं 2 फटके मारकर इसके ऊपर बैठे वाले बेबी ज़ॉम्बी को मार देता हूँ। लेट्स गो, हमने हमारे चिकन फ्रेंड को रेस्क्यू कर लिया उस बेबी ज़ॉम्बी से। और मैं इसको चिकन नहीं बोलने वाला, मैं इसको नाम देने वाला हूँ जेरी। तो अब से हमारे इस वर्ल्ड में हमारा फ्रेंड जेरी हमारे साथ ही रहने वाला है और इसको मैं आने वाले 100 डेज तक काफी ज्यादा संभाल कर अपने साथ रखने वाला हूँ। फिर मैं इसको अपने बोट में बैठाकर इसको आराम से अपने बेस के ऊपर लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं इतना ज्यादा खुश था कि मैं इसके लिए एक फेंस क्राफ्ट करने की जगह पर मैं गलती से 2 फेंस की गेट क्राफ्ट कर देता हूँ। और अभी मुझे क्राफ्ट करना था एक लीड, जिसको बनाने के लिए मेरे पास स्ट्रिंग नहीं थे। मैं प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ जहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर्स स्पॉन हुए थे, तो मैं उन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता हूँ एंड उन्हें मारने पर मुझे कुछ स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं लीड क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मैं बड़े ही आराम से बोर्ड को तोड़ता हूँ एंड जेरी को ऊपर लाकर इस फेंस के ऊपर बांधता हूँ। एंड अब से ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारे इस जेरी का ही होने वाला है। उसी गैस जेरी ने भी मुझे कुछ बताया, वो ये है कि आप सभी लोग वीडियो तो देख रहे हो बट इनमें से कुछ लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, ऐसा जेरी बोल रहा है। जब मैं अपने एक्सपी फार्म पे जा रहा था तभी मैं नोटिस करता हूँ कि कुछ स्क्विड स्पॉन होकर सफोकेट होकर मर रही है और तभी मैं समझ जाता हूँ कि ये जो ग्लो स्क्विड है कैसे स्पॉन हो रही है। तो बेसिकली वहाँ पे ऊपर मैंने कुछ वाटर ब्लॉक प्लेस किए हैं एंड उसी वाटर ब्लॉक के अंदर वो ग्लो स्क्विड स्पॉन हो रही है। फिर मैं 3 आयरन का इस्तेमाल करके एक आयरन की एक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड मैंने जो एक्सपी फार्म को ऊपर से ब्लॉक किया था उसको मैं माइन करके हटा देता हूँ एंड वापिस से मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है और मुझे इसको भी कैसे भी करके बचाना है। तो मैं फटाक से इस एक्सपी फार्म को बीच में से ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई भी मॉब्स नीचे ना आए और फिर नीचे आकर मैं एक एक करके सारे मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक विच को भी मारता हूँ जो कुछ रेडस्टोन ड्रॉप करती है और जब मैं लगभग सारे मॉब्स को मार देता हूँ तभी मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर तो बचा ही नहीं है, मैंने गलती से उसको भी मार दिया। फिर मैं ऊपर वाले ब्लॉक्स को माइन करके इस एक्सपी फार्म को वापस से स्टार्ट करता हूँ और जब यहाँ पे मैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा था तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी पोटैटो ड्रॉप कर देता है और फाइनली अब हमारे पास एक अनलिमिटेड फूड सोर्स आ चुका है। उसके बाद मुझे जो भी मॉब लूट मिलता है इस एक्सपी फार्म से उन सभी को मैं इस चेस्ट के अंदर प्रॉपर से अरेंज करके रखता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास लगभग फुल गोल्ड आर्मर आ चुका है। जब तक ये गोल्ड के आर्मर टूटने नहीं वाले तब तक मैं इसको उतारने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मेरे पास फुल आयरन आर्मर नहीं है। मुझे बहुत सारे टूटे फूटे बो मिलते हैं तो मैं उनको कंबाइन करके फुल हेल्थ वाली बो बना लेता हूँ और उसी के साथ जो स्ट्रिंग मिलता है उसका इस्तेमाल करके मैं एक बेड क्राफ्ट करता हूँ। बट मैं वहाँ पे सो नहीं पाता क्योंकि बाजू में ही मॉब्स हैं, तो इसीलिए मैं वापस से अपने बेस के ऊपर चलाता हूँ। वहाँ पर आने के बाद मैं ये नोटिस करता हूँ कि हमारा जो इंडिया का टॉप राइट वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हुए हैं और तभी मेरी नजर पड़ती है यहाँ पर मुझको दिखता है एक लीड जो कि गिरा हुआ था और मेरा जेरी किधर है, आई मीन जेरी किधर गया। इस चीज को देखकर मैं शॉक में चला गया था क्योंकि जेरी तो मर ही नहीं सकता ना, मैं तो मतलब यहाँ पे था ही नहीं, तो वो गया किधर। इतने दिनों से मैं इस वर्ल्ड में अकेला था, अभी जाके मुझको कोई तो दोस्त मिला था और वो एक दिन भी मेरे साथ नहीं रह पाया। सीरियसली माइनक्राफ्ट। फिर मैं थोड़ा ऊपर वाले सेक्शन में भी जाके ढूंढने की कोशिश करता हूँ जेरी को, बट वो नहीं मिलता कहीं पर भी। देन मैं एक आइटम फ्रेम क्राफ्ट करता हूँ। फिर मैं एक्सपी फार्म पे जाके ग्लोइंग सैक लेकर आता हूँ जिसकी मदद से मैं इस आइटम फ्रेम को ग्लोइंग आइटम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। देन मैं कुछ स्टोन माइन कर रहा था
टायर्स बनाने के लिए। और इस टाइम पे मैं इतने ज्यादा शॉक में था ना गाइस कि रात का टाइम हो रहा था और बेड मेरे बाजू में था, बट मैं सोना ही भूल गया था। एंड हमारे जेरी के लिए मैं एक ग्रेवयार्ड एरिया बनाता हूँ। ये जो मैंने आइटम फ्रेम बनाया था ना, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करके इसके अंदर वो लीड को रख देता हूँ, जिस लीड की मदद से मैंने जेरी को पकड़ के रखा था। एंड जिस फेंस पे मैंने उसको बांधा था उसको मैं इसके बाजू में लगा देता हूँ। फिर मैं इसके आजू बाजू फेंसेस लगा देता हूँ ताकि कोई भी इसके ऊपर ना जा पाए। एंड आपको याद है जब मैं जेरी को पकड़ कर लेके आया था तब मैंने गलती से 2 फेंस के गेट को क्राफ्ट कर दिया था। उसको मैं एक्सपी फार्म पे जाकर लेकर आता हूँ एंड यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मैंने गलती से 2 फेंस के गेट क्यों क्राफ्ट कर दिए थे। जेरी जहाँ पर भी रहे खुश रहे। फिर मैं कुछ हो क्राफ्ट करता हूँ और जो बोन मुझे एक्सपी फार्म से मिला था उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे पोटैटोस को ग्रो करता हूँ। एंड अब टाइम आ चुका है कि हम लोग चलकर वापस से माइनिंग करें और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ डायमंड्स भी माइन करूँ। काफी देर माइनिंग करने पर मुझे कुछ आयरन मिलते हैं एंड उसी के साथ मुझे मिलता है एक लावा पूल जो कि आगे चल के हमारे काम आने वाला है। एंड उसी के साथ मैं वापस से माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरी 1 2 3 4 एंड 5वीं पिकेक्स भी ऑलमोस्ट टूटने ही वाली थी, बट उससे पहले ही मैं वापस से ऊपर चलाता हूँ। मैंने इतना सारा माइनिंग किया बट मुझे एक भी डायमंड नहीं मिलता है तो मुझे कुछ आयरन, गोल्ड और लेपिस, और मैं इन्हें स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस के अंदर रख देता हूँ। माइनिंग करते समय मुझे कुछ डर्ट्स भी मिले थे तो उसे मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। एंड उसी के साथ जब मैं सारे प्लेस कर देता हूँ तो नीचे में जाकर और माइन करके लेकर आता हूँ। फिर ये जो मैंने स्टोन की मदद से टावर बनाया था ना, इसको मैं माइन करके हटा देता हूँ क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ कि इस वाले चंक में ना बहुत सारे स्लाइम्स स्पॉन हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर भी ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ एक ब्लॉक के गैप पर, ताकि यहाँ पर स्लाइम्स ना स्पॉन हो। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स प्लेस कर दिए हैं एंड यहाँ पर अभी कोई भी स्लाइम स्पॉन नहीं हो रहा है। एंड अभी मेरे हिसाब से एक चंक और बचा है क्योंकि वहाँ पर अभी भी कुछ स्लाइम्स स्पॉन हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत स्टोन और माइन करता हूँ। फिर मैं इस वाले चंक में भी ब्लॉक्स को लगा देता हूँ एंड इसी बीच इस स्लाइम से फाइट लेते समय मेरा जो आर्मर है टूट जाता है और मैं 1 हार्ट पे आ जाता हूँ। देन जो बैम्बू ग्रो हो गए थे मैं उन सभी को माइन करता हूँ और उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे ब्लॉक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड चले जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म पर, जहाँ पर मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि ये जो ज़ॉम्बीज है ना, ये लोग ऊपर से गिर रहे हैं एंड नीचे आकर डायरेक्ट मर जा रहे हैं। कुछ ही बच रहे हैं एंड उसके अलावा सारे मर जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इसको ऊपर से ब्लॉक करता हूँ एंड नीचे से मैं इस एक्सपी फार्म को और एक ब्लॉक ऊपर कर देता हूँ। और अभी एक भी ज़ॉम्बी नीचे गिरेगा तो डायरेक्टली नहीं मरेगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी कैरेट ड्रॉप करता है एंड अब हम लोग इस वर्ल्ड में कैरेट भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पे काफी देर तक AFK था और तभी मुझे दिखता है कि यहाँ पर और एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है, तो मैं तुरंत से इस एक्सपी फार्म को ऊपर से ब्लॉक करता हूँ एंड इस बार मैं काफी आराम से एक एक मॉब को मारने वाला हूँ, वरना पिछली बार की तरह हमारा ज़ॉम्बी विलेजर भी मर जाएगा। सारे मॉब्स को मारने के बाद मैं बाहर बोट प्लेस करता हूँ एंड देन जब मैं ब्लॉक्स को माइन करता हूँ तब ये चलकर आता है और खुद ही बोट में बैठ जाता है। उसके बाद मैं जो साइड वाला प्लेटफॉर्म है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ एंड इसके ऊपर भी ब्लॉक्स लगा देता हूँ ताकि ये जलकर ना मरे। एंड देन बोट में बैठ कर डैमेज खाते हुए मैं इसको थोड़ा साइड में लेके आता हूँ। मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है तो मैं खुद को फिर से हील करता हूँ एंड देन बोट में बैठकर इसको मैं थोड़ा साइड में लेकर जाता हूँ। उसके बाद मैं चला आता हूँ अपने बेस पर एंड रात का समय हो रहा था, मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं एक आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ क्योंकि जब मैं पानी में था तभी मैंने कुछ आयरन दिखे थे और अभी फिलहाल मैं उन्हें चलकर माइन करने वाला हूँ। मैं पानी में और आयरन ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे दिख जाता है डायमंड और हमें हमारे इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिलता है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर एक भी और डायमंड नहीं मिलता। देन मैं चले आता हूँ अपने एक्सपी फार्म पर एंड हमारे पास एक बार और ऑलमोस्ट फुल गोल्ड आर्मर आ चुका है जिसको मैं पहनने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक विच को मारता हूँ जो कि ड्रॉप करती है शुगर, और ये जो शुगर है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर मैं यहाँ पे काफी देर तक AFK था एंड तभी मुझको दिखता है और एक ज़ॉम्बी विलेजर, तो उसको बचाने के लिए मैं इस एक्सपी फार्म को ऊपर से ब्लॉक करता हूँ एंड नीचे आने के बाद एक एक करके सारे मॉब्स को मारता हूँ। और सभी को मारने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे एक नहीं 2 ज़ॉम्बी विलेजर हैं जिनके सामने के ब्लॉक्स को मैं माइन करता हूँ और ये लोग बाहर आकर बोट में बैठ जाते हैं और तभी ये मुझको धक्का देके नीचे गिरा देता है। ऊपर आने के बाद मैं इन तीनों को देखता हूँ तो ये तीनों एक जैसे दिख रहे थे और कपड़े भी एक जैसे पहन के रखे थे, तो इसके लिए मैं इन तीनों को 3 भाई बोलने वाला हूँ। देन मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और इनकी बोट तोड़ता हूँ कि तभी ये बाजू वाला विलेजर मुझे धक्का मार के फिर से नीचे गिरा देता है। और जब मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो ऊपर सिर्फ 2 ज़ॉम्बी विलेजर ही मुझे दिख रहे थे। आई मीन तीसरा वाला विलेजर कहाँ पर गया? मैं थोड़ा बहुत इधर उधर देखता हूँ और तभी मुझे दिखता है कि वो ज़ॉम्बी विलेजर पानी के अंदर है। वो बेसिकली मेरा पीछा करते हुए पानी में कूद गया था। देन मैं नीचे जाकर उसके लिए प्रॉपर पानी के अंदर एक स्टेयर बनाता हूँ ताकि उसकी मदद से वो ऊपर आए एंड बोट के अंदर बैठ जाए। वो ऊपर आके जैसे ही बोट में बैठता है ना वैसे ही जलकर मर जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि ये 3 भाई थे, एक चला गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 से काम चल जाएगा। मुझे अपने इन्वेंट्री में एक डायमंड देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वापस से चला जाता हूँ डायमंड माइन करने के लिए। और इस बार मुझे 3 डायमंड मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ और वापस से माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस मैंने बहुत माइन किया, आप लोग देखो मैंने टोटल में 1350 डीप स्लेट माइन कर लिए हैं और मुझको डायमंड कितने मिले? सिर्फ और सिर्फ 4। यहाँ पर मुझको ऐसा फील हो रहा था कि मैं रियल लाइफ में डायमंड ढूंढ रहा हूँ। रात हो रही थी तो मैं सो जाता हूँ और नेक्स्ट डे होने पर मैं चला जाता हूँ लावा पूल पर, जहाँ पर मैं बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करता हूँ और
और उसी के साथ अपने प्लेटफॉर्म के आउटर लेयर पे मैंने कुछ ग्रेवल देखे थे, हाँ ये वाले, इनको मैं माइन करता हूँ एंड जब मैं इसको वापस से माइन करता हूँ तो मुझको फ्लिंट भी मिल जाता है। और ये सब कुछ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं नेदर वर्ल्ड में, और वहां पर जाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा जो नेदर वर्ल्ड है वो भी इंडिया जैसा है एंड वो देखने में कितना ज्यादा क्रेजी लगने वाला है। मैं नेदर में जा रहा हूँ तो मुझको थोड़ी बहुत तो सेफ्टी चाहिए, इसलिए मेरे पास जितने भी आयरन होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करके मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक फुल आयरन आर्मर और उसे पहन लेता हूँ। फिर मैं क्राफ्ट करता हूँ एक आयरन की स्वॉर्ड, एक शील्ड जिसको मैं अपने पुराने वाले शील्ड से कंबाइन कर देता हूँ एंड फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ एक नेदर पोर्टल। ऑलराइट गाइस, तो क्या आप लोग रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो मैं नेदर में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं किसी बेसिन के ऊपर स्पॉन हुआ हूँ। हाँ गाइस, मैं बेसिन के ऊपर स्पॉन हुआ हूँ और ये देखो दूर दूर तक सिर्फ लावा दिख रहा है एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अपनी मुंडी बाहर निकाल के रखा है। चल निकल। यहाँ से मुझे एक छोटा सा फोर्ट्रेस भी दिखता है जहाँ पर एक ब्लेज स्पॉनर भी होता है और गलती से मैं इसी बीच एंडरमैन की आंखों में देख लेता हूँ जो कि ऊपर चलाता है मुझको मारने के लिए, लेकिन मैं उसे ही मार देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं भी टावर अप करके एकदम टॉप पे जाने वाला हूँ इस इंडिया को एकदम ऊपर से देखने के लिए। ऑल राइट गाइस, तुम्हारा जो नेदर वर्ल्ड है वो कितना ज्यादा बढ़िया दिख रहा है ऊपर से, ये प्रॉपर इंडिया जैसा है एंड यहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट्रेस और एक बेसिन भी है। फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मुझको और एक लंबू कालिया दिखता है जिसको मैं सबसे पहले मारता हूँ एंड देन बोट का इस्तेमाल करके इस बेसिन के बीच में चला जाता हूँ इसको लूटने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले मैं इस मैग्मा स्पॉनर को तोड़ता हूँ और फिर नीचे जाकर चेस्ट को लूटता हूँ जिसके अंदर से मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट, एक नेदरराइट इंगेट, एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक डायमंड की हेलमेट मिलती है और इसी के साथ मुझे एक ट्रिम भी मिलता है। फिर यहाँ पे जो भी गोल्ड रखे हुए होते हैं मैं उन सभी को कलेक्ट करता हूँ और जो मुझे डायमंड का आर्मर मिला होता है उसको मैं पहन लेता हूँ। हम लोग हाफ डायमंड आर्मर में अब हो चुके हैं और फिर मैं इस नेदर वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ, जहाँ पर मैं फोर्ट्रेस के पास जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ मशरूम दिखते हैं जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं ब्लेज स्पॉनर के पास जाता हूँ और कुछ ब्लेजेस को मारता हूँ। 2 ब्लेज रॉड मिलने पर मैं उस नेदर फोर्ट्रेस से निकल जाता हूँ और तभी मैं गलती से लावा के अंदर गिर जाता हूँ, बट ये लावा थोड़ी देर में चला जाता है। फिर मैं ओवरवर्ल्ड में आता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर कोई वेट कर रहा है, तो मिलना तो इसे जरूरी है ना। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी बनाने वाला हूँ कुछ वीकनेस के पोशन, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके मैं ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीविंग स्टैंड क्राफ्ट करता हूँ एंड देन एक्सपी फार्म पे जाकर मैं उस शुगर को लेता हूँ और उसकी मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ फर्मेंटेड स्पाइडर आई और उसको मैं इस ब्रीविंग स्टैंड के अंदर डाल देता हूँ। हमारा वीकनेस पोशन बनकर रेडी है एंड इसको स्प्लैश पोशन बनाने के लिए मैं इसके अंदर गन पाउडर भी डाल देता हूँ। ओके, तो हमारा जो वीकनेस पोशन है वो बनकर रेडी है, बट गाइस मैंने अभी जस्ट ये रियलाइज किया कि हमारे पास गोल्डन एप्पल ही नहीं है। मतलब गोल्ड तो है बट एप्पल ही नहीं है गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करने के लिए। तो मैं विलेजर्स को ठीक कैसे करूंगा? मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि मैं फिशिंग रॉड लेता हूँ और चला जाता हूँ फिशिंग करने के लिए। मैंने काफी देर तक फिशिंग की बट हर बार की तरह मुझे इस बार भी कुछ भी नहीं मिला। देन मैं बेस पर आता हूँ और वापस से चले जाता हूँ डायमंड माइन करने के लिए। मैं काफी देर से माइनिंग कर रहा हूँ और मुझको एक भी डायमंड नहीं मिला। सच्ची बता रहा हूँ, मुझको एक भी डायमंड नहीं मिला इतनी देर से। और ये बेबी ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया? चल निकल भाई। यहाँ पे इतने सारे मॉब्स क्या कर रहे हैं? ये जो विश थी ना जिसको मैंने मारा था, इसको मारने पे इसने अच्छा खासा सामान ड्रॉप किया है। ये देखो गाइस, मैंने टोटल में 1870 डीप स्लेट माइन किया बट मुझको सिर्फ 4 ही डायमंड मिले अभी तक। मैं फिर से माइन कर ही रहा था कि तभी मुझे कुछ डर्ट दिख जाते हैं जिनको मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ और तभी मुझे इन डर्ट के बीच में दिखता है एक ग्रास ब्लॉक और इसका हम लोग काफी तगड़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्रास ब्लॉक के बाजू में नॉर्मल डर्ट लगा दूंगा एंड हमारा जो ग्रास ब्लॉक है ना वो बाजू में एक्सपैंड होता है, तो उसको मैं सरफेस से कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से। एंड अब मुझे कुछ भी नहीं करना, ये ग्रास अपने आप स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो गोल्ड ब्लॉक मुझे बेशन से मिला था उसको मैं गोल्ड इंगेट में कन्वर्ट करता हूँ एंड उनमें से 32 गोल्ड को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और ये सारे जो गोल्ड है इनको मैं लेके जाने वाला हूँ नेदर में। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको नेदर में चलकर बताता हूँ। नेदर में जाने के बाद मुझे एक गास्ट दिखती है जिसको मैं मारता हूँ। मैंने उसको मार दिया। कोई भी कमेंट सेक्शन में नूब नहीं लिखेगा, ठीक है। वहाँ पे नीचे सरफेस पे मुझे कुछ पिगलिंग दिखते हैं जिनको मैं गोल्ड दे देता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। और गाइस ये देखो, इसने मुझे अभी जस्ट ग्रेवल दिया। तो बेसिकली जो भी मैंने गोल्ड इंगेट लेके आया है उसका इस्तेमाल करके मैं इनसे ट्रेडिंग करने वाला हूँ और बहुत सारे ग्रेवल ट्रेड करूंगा। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ग्रेवल का क्या करूंगा, तो बेसिकली ग्रेवल और डर्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं कोरस डर्ट। एंड कोरस डर्ट को जब मैं शॉवल से राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद माइन करूंगा तो वो नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को मैं भी आपको ओवरवर्ल्ड में करके
दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं इनसे ट्रेडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर इस पिगलिंग ने मुझको एक एन्चेंटेड बुक भी दी जो कि आगे चलकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। ऑल राइट गाइस, तो मैं काफी देर से इनसे ट्रेडिंग कर रहा था। जो भी सामान मुझे मिला है उन सभी को मैं इस चेस्ट के अंदर रखने वाला हूँ। वेट, मैंने इस बेबी पिगलिन को मारा एंड उसके पास इतना सारा गोल्ड था। मतलब मुझको लगा कि पिगलिन सारे गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, बट इसने ही इतना सारा अपने पास लेके रखा था और मैंने पिगलिन को मार भी दिया। चेस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट सामान होता है उन सभी को मैं लेके चला आता हूँ ओवरवर्ल्ड में और उन्हें इन चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग एरिया पर जहाँ पे मैंने कुछ डर्ट देखे थे एंड उनको माइन कर लेकर आता हूँ। तो ये जो क्राफ्टिंग रेसिपी देख पा रहे हो, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कोरस डर्ट क्राफ्ट करेंगे। फिर मुझे इन सभी को यहाँ पर लाइन से प्लेस करना है एंड सभी के ऊपर मैं राइट क्लिक करने वाला हूँ और उसके बाद जब मैं इन्हें माइन करना स्टार्ट करूंगा तो ये देखो मुझको मिल रहा है डर्ट। जो भी डर्ट मुझे मिलता है मैं उन सभी को यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख पा रहे हो मैंने इतना सारा डर्ट प्लेस किया है। ये जो क्रीपर ब्लास्ट होकर गड्ढे किए थे वहाँ पे सैंड की मदद से मैं उसको भर रहा था और तभी मैं नोटिस करता हूँ वहाँ पे जो ग्रास वाला एरिया था वहाँ पे एक मॉब स्पॉन हुआ है और वो है ये चिकन। मैंने जेरी को खो दिया और इसको देखकर मुझको याद आती है हमारी जेरी की। फिर मैं फटाक से जाता हूँ, एक लीड लेके आता हूँ और उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर देता हूँ एंड इस बार मैं इसको बोट के ऊपर भी बिठाऊंगा ताकि गलती से भी ये इधर उधर ना हो पाए एंड आजू बाजू फेंसेस भी लगा दूंगा ताकि कोई भी मॉब इसके पास ना आ पाए और उसी के साथ इसका नाम रहेगा जेरी 2। फिर जो ग्रास ब्लॉक था यहाँ पे मैं बोन मिल का इस्तेमाल करता हूँ एंड उससे कुछ ग्रास ग्रो हो जाते हैं एंड उनको जब मैं माइन करता हूँ तो मुझको मिलते हैं कुछ सीड जिसको मैं अपने दोस्त जेरी को भी देता हूँ खाने के लिए। एंड देन मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे 2 शिप भी स्पॉन हुई है। अब मजा आने वाला है क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड में हमारे काफी ज्यादा फ्रेंड्स आने वाले हैं। मैं इन शिप के पास जाकर सबसे पहले इनको वेलकम करता हूँ मेरे इस वर्ल्ड में और फिर इन्हें भी जेरी 2 के बाजू में कैप्चर कर लेता हूँ। फिर मैं सीड का इस्तेमाल करके बहुत सारे वीट ग्रो करता हूँ क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड में और भी बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हुए हैं। बहुत सारे शिप्स, एक पिग और एक हॉर्स भी स्पॉन हुआ है। तो मैं वीट का इस्तेमाल करके सारे शिप और सीड का इस्तेमाल करके इस चिकन को भी कैप्चर करता हूँ एंड नेक्स्ट डे में चला जाता हूँ इस हॉर्स के पास जिसके ऊपर बैठकर मैं काफी देर तक इसको मनाता हूँ एंड थोड़ी देर में ये मेरा दोस्त भी बन जाता है जिसके ऊपर मैं सैडल लगा देता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर बैठ के मैं इंडिया के हर एक कोने में गोल गोल घूमता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक शिप पोर्ट जैसा एरिया बनाता हूँ जहाँ पर बेसिकली बोट आएंगी और जाएंगी। ऑल राइट गाइस, तो मैंने इसको बनाकर कंप्लीट कर लिया है एंड ये देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नीचे मैंने डीप स्लेट वॉल का भी इस्तेमाल किया ताकि ऐसा न लगे कि हवा में उड़ रहा है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने कुछ बैरल्स भी प्लेस किए जिसके अंदर हम लोग सामान रख सकते हैं एंड ऊपर से ये एरिया कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सोने से पहले मैं इस ग्रास वाले एरिया पर बोन मिल का इस्तेमाल करता हूँ और बहुत सारे ग्रास को ग्रो करता हूँ। नेक्स्ट डे में सोकर उठता हूँ तो हमारे इस वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट मेहमान आ जाते हैं जो की है ये वॉन्डरिंग ट्रेडर जिसके मैंने दोनों लामों को मार दिया है ऑलरेडी और ये हमसे ट्रेड कर रहा है ओक की सैपलिंग। मेरे पास कुछ एमराल्ड्स भी हैं क्योंकि जब मैं आयरन और डायमंड के लिए माइन कर रहा था तभी मुझे कुछ एमराल्ड्स भी मिले थे। ऑल राइट, यहाँ पर है एंड यहाँ पर है। ओके, तो मेरे पास टोटल में 5 हो चुका है एंड चलकर फटाक से ओक सैपलिंग खरीदते हैं। फाइनली हमारे पास डिफरेंट टाइप का वुड आया। देन मैं बोन मिल का इस्तेमाल करके इस ट्री को ग्रो करता हूँ और वो की मदद से मैं टोटल में 2 एप्पल कलेक्ट करता हूँ एंड देन गोल्ड का इस्तेमाल करके मैं 2 गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करता हूँ। फिर मैं वीकनेस का पोशन लेता हूँ और गोल्डन एप्पल को लेकर चला आता हूँ अपने एक्सपी फार्म पर जहाँ पर मैं इन दोनों भाई के ऊपर सबसे पहले वीकनेस का पोशन फेंकता हूँ और एक एक करके दोनों को गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्रीपर को मारने के बाद एक म्यूजिक डिस्क भी मिलता है और उसको बजाने के लिए मैं एक नोट ब्लॉक क्राफ्ट कर ही रहा था कि तभी मुझे ज़ॉम्बी डॉक्टर की एडवांसमेंट मिलती है एंड मैं देखता हूँ कि हमारा जो ज़ॉम्बी विलेजर था वो नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो चुका है। उसी के साथ मैं एक नोट ब्लॉक क्राफ्ट करता हूँ एंड मैं रियलाइज करता हूँ कि हम लोग इसके अंदर म्यूजिक डिस्क प्ले ही नहीं कर सकते हैं और जब ये दोनों ज़ॉम्बी विलेजर नॉर्मल विलेजर बन जाते हैं तो मैं एक लीड का इस्तेमाल करके इनकी बोर्ड को पकड़ता हूँ और लेकर चला आता हूँ अपने मेन बेस पर जहाँ पर मैं फेंस का इस्तेमाल करके इनके लिए एक अलग सा एरिया बनाता हूँ और 2 बेड भी प्लेस कर देता हूँ। फिर मैं इन्हें धक्का देके ऊपर चढ़ाता हूँ और ये लोग फाइनली अपनी जगह पर आ जाते हैं। फिर ये जो पिग इधर उधर लावारिस की तरह घूम रहा था इसको मैं कैरेट का लालच देके कैप्चर कर लेता हूँ। देन मैं इन दोनों विलेजर को फिशरमैन की जॉब देता हूँ ताकि मैं इनसे स्ट्रिंग के बदले एमराल्ड्स ट्रेड करूँ और बोन मिल की मदद से मैं बहुत सारे पोटैटो को ग्रो करता हूँ और इन्हें दे देता हूँ ताकि ये लोग अपना काम चालू करें। फिर शिप की वूल की मदद से मैं कुछ बेड क्राफ्ट करता हूँ और उन्हें यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और आप लोग समझ ही रहे हो ना मैंने यहाँ पे बेड की प्लेस किया। देन मैं स्ट्रिंग डूपर बनाने का सारा सामान क्राफ्ट करता हूँ और एक स्ट्रिंग डूपर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
ओके, तो हमारा स्ट्रिंग ऊपर बनके रेडी है। फिर मैं कुछ स्ट्रिंग्स इन विलेजर से ट्रेड भी करता हूँ और मेरे विलेजर्स काफी ज्यादा तेज है। इसके लिए मैं कुछ और वुल क्राफ्ट करके और बेड्स क्राफ्ट करता हूँ और उन्हें यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ ताकि ये लोग मेरे लिए और भी नौकर लेकर आए जल्दी जल्दी। फिर मैं वापस से चले जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में, जो भी गोल्ड मेरे पास है उसको लेकर, एंड कुछ गोल्ड वहाँ पे चेस्ट के अंदर भी रखा है जिसको मैं लेता हूँ और पिगलिन से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे एक एन्चेंटेड बुक और कुछ ग्रेवल मिलता है जिनको लेकर मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चलाता हूँ। एंड मैं यहाँ पर फिर से ग्रेवल का इस्तेमाल करके बहुत सारे कोरस डर्ट बनाता हूँ एंड देन उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे डर्ट, और काफी सारे डर्ट बनाने के बाद मैं उन सभी को प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो गाइस, मैंने इतना सारा डर्ट प्लेस कर दिया है एंड अभी ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसको हम लोग लगभग डर्ट से कवर कर चुके हैं। उसी के साथ कुछ नौकर बड़े जाते तो मैं उनको भी जॉब देता हूँ और उनसे एमराल्ड ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। देन मैं एक विलेजर को फार्मर की जॉब देता हूँ और उससे तब तक ट्रेड करता हूँ जब तक वो मुझे गोल्डन कैरेट ना दे दे, और अब से हम लोग इस वर्ल्ड में सिर्फ गोल्डन कैरेट ही खाने वाले हैं। ये देखो गाइस, मैंने इतने सारे एमराल्ड ट्रेड करके रख लिए हैं। फिर मैं वापस से चला जाता हूँ माइनिंग पर, जहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में कुछ डायमंड्स मिलते हैं, और यहाँ पर जब मैं गोल्ड माइन कर रहा था कि तभी ऊपर एक क्रीपर ब्लास्ट होने की आवाज आती है। मतलब मैं तो नीचे हूँ तो ऊपर क्रीपर कैसे ब्लास्ट हो रहा है, और जब मैं ऊपर जाकर चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मौत का खेल चल रहा है। I mean, जब मैं यहाँ पे बहुत सारे डर्ट प्लेस कर रहा था तभी मैंने सारे टॉर्चेस वगैरह हटा दिए थे एंड उसी के साथ इतने सारे मॉब्स यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं और अभी मुझे इन्हें काफी आराम से मारना पड़ेगा और उसी के साथ हमें विलेजर्स लोग को भी बचाना पड़ेगा। ये एकदम परफेक्ट टाइम था कि मैं एक डायमंड की स्वॉर्ड क्राफ्ट करूं और फिर मैं चला जाता हूँ इन्हें मारने के लिए। वेट, नहीं, अरे यार, इतने सारे मॉब्स कहाँ से आ गए? मैं कुछ स्पाइडर्स को मारता हूँ, देन कुछ क्रीपर्स ब्लास्ट होते हैं और फिर मैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारता हूँ। देन मैं सबसे पहले टॉर्चेस प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पर टॉर्च नहीं लगा है। गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्या आप लोग कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे पड़े हो जहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज, क्रीपर, स्केलेटन और स्पाइडर्स आपके पीछे पड़े हैं और आप बस भाग रहे हो? उसके बाद मैं इन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता हूँ, जिस बीच में एक नहीं 2 बार लगभग 2 हर्ट्ज के आसपास आता हूँ, लेकिन मैं खुद को हील करके इन सभी को मार देता हूँ। आयरन गोलम ने भी काफी काम किया और सारे विलेजर्स लोग को बचाने में मदद की। जरा देखो कितने सारे क्रीपर ब्लास्ट हुए और कितने सारे गड्ढे फिर से बन गए हैं, और इसको देखो, ये यहाँ पे सैंड चोरी कर रहा है। चल निकल। फिर मैं 4 गोल्ड लेकर चले जाता हूँ नेदर में, एंड नेदर वर्ल्ड में मैं जैसे ही जाता हूँ मेरे बाजू में एक क्रीपर रहता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है, एंड उसके ब्लास्ट के चलते मेरा नेदर पोर्टल भी टूट जाता है, और उसी के साथ मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं है कि मैं इस नेदर पोर्टल को वापस से लाइट अप कर पाऊँ। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि तभी मैं यहाँ पे बेसन के अंदर गलती से गिर जाता हूँ, और जब मैं यहाँ पे ब्लॉक्स माइन करता हूँ तभी मुझको यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है, जिस चेस्ट के अंदर से मुझे गोल्डन एप्पल, गोल्ड ब्लॉक और एक अनब्रेकिंग 1 की एन्चेंटेड बुक मिल जाती है, जो कि हमारी काफी ज्यादा काम आने वाली है। फिर मेरे पास जो गोल्ड होते हैं मैं उनको दे देता हूँ पिगलिन को ट्रेड करने के लिए, और ये दोनों पिगलिन मुझे एक एक करके फायर वर्क दे देते हैं, और इसका इस्तेमाल करके मैं नेदर पोर्टल को लाइट अप कर लूंगा, तो ओवरवर्ल्ड में जाने की टेंशन तो अब खत्म हो गई। देन मैं अपने लिए एक आयरन की लेगिंग्स क्राफ्ट करता हूँ और नेदर पोर्टल को लाइट अप करके चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले चेस्ट के अंदर से 2 एन्चेंटेड बुक निकालता हूँ, एंड देन मैं क्राफ्ट करता हूँ एक ग्राइंड स्टोन, और इसकी मदद से मैं तीनों एन्चेंटेड बुक को अनएन्चेंट करने वाला हूँ, बिकॉज इसका इस्तेमाल करके मैं क्राफ्ट करूंगा एक बुक शेल्फ, और बुक शेल्फ की मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा एक लेक्टन। और ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं लेक्टन की मदद से एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ एंड उससे कुछ और बुक शेल्फ ट्रेड करता हूँ, एंड जब मैं इन बुक शेल्फ को माइन करूंगा तब मुझको बुक्स मिल जाएंगे। ये जो बुक शेल्फ है ना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट कर पाएंगे। फिर मैं 2 डायमंड इस्तेमाल करके एक एन्चेंटिंग टेबल क्राफ्ट करता हूँ एंड उसके आजू बाजू बुक शेल्फ को प्लेस करता हूँ, और कुछ और बुक शेल्फ ट्रेड करके मैं इस एन्चेंटिंग सेटअप को कंप्लीट करता हूँ। फिर मेरे पास जो आयरन होते हैं उसका इस्तेमाल करके मैं एक एनविल बनाता हूँ, और उसी के साथ अब हमें इस वर्ल्ड में आयरन की कमी कभी नहीं पड़ने वाली, बिकॉज विलेजर्स के चलते यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होते हैं। मेरे पास तो एक्सपी अच्छी खासी है, तो मैं लैपिस को लेता हूँ और अपने आर्मर पे एन्चेंटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छी खासी एन्चेंटमेंट मिलती है। और यहाँ पर मैं मेरे आयरन की लेगिंग्स को भी एन्चेंट करता हूँ, जिसके ऊपर मुझे मिलता है प्रोटेक्शन 4, और जब मैं बूट्स को एन्चेंट करता हूँ तो मुझे उसके ऊपर भी प्रोटेक्शन 4 मिल जाता है। ये आर्मर लगभग डायमंड जितना स्ट्रॉन्ग है, सही बताओ तो। फिर मैं एक विलेजर को आर्मरर की जॉब देता हूँ और उससे तब तक ट्रेडिंग करता हूँ जब तक वो मुझे डायमंड की बूट्स और लेगिंग्स नहीं दे देता, और जब वो मुझे देता है तो मैं उन दोनों में से एक एक ले लेता हूँ और दोनों पे लगी हुई एन्चेंटमेंट को हटाकर उनको फिर से एन्चेंट करता हूँ। फिर मैं एक विलेजर को टूल स्मिथ की जॉब देता हूँ, और यहाँ पर हमारा आयरन गोलम थोड़ा नशे में चल रहा है। फिर मैं अपने टूल स्मिथ से थोड़ा और ट्रेडिंग करता हूँ, देन मैं और एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करके उसके ऊपर एन्चेंटमेंट करता हूँ, और दोनों पिकेक्स को मैं कंबाइन करता हूँ, जिसके चलते मेरे पास एक तगड़ी सी पिकेक्स आ जाती है। फिर मैं वेपन स्मिथ से डायमंड की एक्स को ट्रेड करता हूँ और 2 एक्स को एन्चेंट करके दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देता हूँ। ये सब करते समय मेरी नजर पड़ती है इंडिया के टॉप सेक्शन वाले एरिया पर, जहाँ पर बहुत सारा स्नोफॉल हुआ था, तो मैं उन सारे स्नो को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं चले जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म पर, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्सपीज की अभी जरूरत पड़ने वाली है, एंड वहाँ पर जाने के बाद मैं काफी देर तक AFK रहता हूँ। बेस पर आने के बाद मैं कुछ बो क्राफ्ट करता हूँ और उनके ऊपर एन्चेंटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड देन सभी को कंबाइन करके मैं एक तगड़ी सी
बो बना लेता हूँ। और यहाँ पर अभी जस्ट क्रीपर ब्लास्ट हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फिर मैं लाइब्रेरियन से इन्फिनिटी की बुक खरीदता हूँ और उसको अपने बो के ऊपर लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्नोफॉल हो रही थी, तो मैं बहुत सारे स्नो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मैं रात में भी कलेक्ट कर रहा था, जहाँ पर बहुत सारे मॉब्स मुझ पर अटैक कर दिए थे, बट मैं उन्हें मारकर स्नो कलेक्ट करना कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैं काफी देर से स्नो कलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल करके मैं बनाने वाला हूँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जहाँ पर मैं अपने एन्चेंटिंग सेटअप को रखने वाला हूँ। तो चलो मैं फटाफट से इसको बनाकर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो हमारा ये बनकर रेडी है एंड ये सामने से देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसको मैंने थोड़ा डूम टाइप बनाया है, उसी के साथ यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की भी है। एंड देन इस वाले चेस्ट के अंदर मैंने वो सारे सैंड रखे हैं जो कि मुझे यहाँ से मिले थे। फिर राइट साइड से हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखता है और अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। तो अंदर आते ही आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पर ऊपर मैंने ग्लास लगाया जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं और उसी के साथ मैंने बीच में पूरा एन्चेंटिंग सेटअप किया है एंड आजू बाजू से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और गाइस उसी के साथ मैंने यहाँ पे नोटिस किया ना कि हमारा जो ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे जो इसके आजू बाजू जो पानी है ना वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड उसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये एन्चेंटिंग सेटअप कैसा लगा। फिर मैं एक लेक्टन क्राफ्ट करता हूँ क्योंकि मैं अभी एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देने वाला हूँ, क्योंकि मुझको चाहिए अभी मेंडिंग की बुक, वरना ये जो मेरे आर्मर है ना ये टूट जाएंगे। तो मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देकर उसका ट्रेड चेंज करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इतनी तेजी से काम कर रहा था कि ये विलेजर मुझको मेंडिंग की बुक देता है, मैं उसको देखता भी हूँ, बट मैं लेक्टन को तोड़ करके इसकी जॉब को हटा देता हूँ। अब मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा कि मुझको मेंडिंग की बुक दे। फाइनली विलेजर मुझे मेंडिंग की बुक दे रहा है एंड इस बार मैं लेक्टन को माइन नहीं करने वाला। देन मैं बहुत सारे मेंडिंग की बुक इससे खरीदता हूँ और एक एक करके अपने पूरे आर्मर और सारे टूल्स के ऊपर मेंडिंग लगा देता हूँ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा मेंडिंग होती है जिसको मैं अपने शील्ड के ऊपर भी लगा देता हूँ एंड अब हमारा शील्ड भी नहीं टूटेगा। फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में एंड वहाँ पे जाके कुछ गोल्ड माइन करता हूँ। मेरी पिकेक्स में सिल टच का एन्चेंटमेंट लगा है जिसके चलते ये ब्लॉक मुझको डायरेक्टली मिल गया और जब मैं इसको स्मेल्ट करूंगा तो मुझको मिल गया एक गोल्ड का इंगट एंड इस गोल्ड का इंगट की मदद से मैं पिगलिन से ट्रेड करने वाला हूँ ग्रेवल के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग और भी डेट क्राफ्ट कर पाएंगे। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया आइलैंड है ये पूरी तरीके से हरा भरा रहे। देन मैं बहुत सारे गोल्ड माइन करके उन सभी को स्मेल्ट करके पिगलिन से ट्रेड करता हूँ एंड मुझको लगभग 1.5 स्टैक ग्रेवल मिलता है जिसको मैं लेकर चलाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। ऑलराइट गाइस, तो अब टाइम आ चुका है कि हम लोग एक ब्यूटीफुल सा नेदर पोर्टल बनाए। तो चलो मैं फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हमारा जो नेदर पोर्टल है वो बनकर रेडी है एंड वो देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेदर में 2 बायोम होती है और उन दोनों बायोम को मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। जैसे कि ये पहले वाला बायोम जो कि है व्रैप्ड फॉरेस्ट वाला बायोम और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ब्लू वाले लैंटर्न को भी प्लेस किया है एंड अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा नेदर पोर्टल को, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। राइट साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है एंड मैंने इसको बनाने के लिए भी 2 अलग कलर के ब्लॉक्स को यूज किए हैं, पहला क्रिम्सन वाला और दूसरा व्रैप फॉरेस्ट वाला। आप लोगों को ये नेदर पोर्टल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना एंड इसको 10 में से रेटिंग भी देना। मैं तो इसको 10 में से 11 देने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं गलती से पानी के अंदर गिर जाता हूँ और तभी मैं देखता हूँ ये मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने सारे आयरन गोलम पानी के अंदर क्या कर रहे हैं। फिर मैं इन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता हूँ। सभी आयरन गोलम को मारने पर मुझे टोटल में 42 आयरन मिलते हैं। 8 आयरन मेरे पास पहले से ही था। फिर रात हो रही थी तो मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे में चला जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में एंड वहां पर मैं बहुत सारे ब्लेजेस को मारकर ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ। टोटल में मैं 10 ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ और उसी के साथ मैं इसकी आंखों में देखते हुए ओवरवर्ल्ड में आता हूँ। जब मैं पिछली बार नेदर गया था तो वहां से मैं कुछ ग्रेवल लाया था, तो उसका इस्तेमाल करके मैं और भी डर्ट को क्राफ्ट करता हूँ। एंड देन ये जो मिडल अपर सेक्शन है यहाँ से मैं सैंड माइन करके यहाँ पे डर्ट प्लेस करने वाला हूँ, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सैंड को माइन कर ही रहा था कि तभी हमसे मिलने के लिए कुछ मेहमान लोग आए हैं और मैं भी बहुत दिनों से कुछ मेहमान लोग से नहीं मिला हूँ, तो इनसे तो मैं जरूर से मिलना चाहूंगा। उसके बाद मेरे पास जितना भी डर्ट होता है ना उन सभी को मैं इस विलेजर एरिया के आजू बाजू लगाना स्टार्ट कर देता हूँ।
हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं अपने मेहमान लोग से मिलूं तब ये लोग में से कोई मर जाए। आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आयरन गोलम, क्या तू रेडी है स्वागत करने के लिए? इसने हाँ बोला और मैं भी रेडी हूँ। चलो फटाफट से इस बोतल को पीते हैं एंड मेहमान को बुलावा देते हैं। उसी के साथ मैंने आयरन लेके रखा है, अगर मेरा आयरन गोलम डैमेज होगा तो मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। पहली मीटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है और इसने पता नहीं कैसे मुझे इतनी जल्दी 2 रेड पर लेके चला आया। वो तो अच्छा है मेरा आयरन गोलम मेरे साथ था जो कि इसको मार देता है और फिर हम पहली रेड को खत्म करते हैं। दूसरी मीटिंग भी हम काफी अच्छे से कंप्लीट करते हैं एंड देन स्टार्ट होती है हमारी तीसरी मीटिंग, जहाँ पर मैं इन विलेजर लोग को बड़े ही आराम से मार देता हूँ। और जब मैं आयरन गोलम को रिपेयर करने के लिए उसके पास जाता हूँ तभी मुझको ही मार रहा है। आई मीन इसको क्या हो गया, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया? चौथी मीटिंग में कुछ विलेजर लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं मुझको मारने के लिए और इस आयरन गोलम को मुझको बचाना है, बट ये खुद ही दौड़ रहा है मुझको मारने के लिए। ये तो गद्दारी कर रहा है। बट कोई ना, मैं फिलहाल काफी हूँ इन चिंदी मिंदी लोगों के लिए। मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ और मेरे को मारे जा रहा है। देन मैं मेरे पहले इवोकर को मारता हूँ जिसको मारने पर मुझे मिल जाता है मेरा पहला टोटम। पहला मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अभी बहुत सारी मीटिंग और होने वाली है। हमारी मीटिंग काफी ज्यादा लंबी चलती है और इसी बीच में मैं बहुत सारे इवोकर्स को मारता हूँ और मुझको टोटल में 4 टोटम मिलते हैं और उसी के साथ मैं इस मीटिंग को जीत भी जाता हूँ। आई मीन रेड को जीत जाता हूँ। मैं इन सभी टोटम को संभाल के इस चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। उसके बाद ये जो डट मैंने लगाया था विलेजर लोग के आसपास, इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक और टोटम पड़ा है, मतलब हमें टोटल में 5 टोटम मिले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डट प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ। देन मेरे पास कुछ सीड होती है जिसको मैं जाके जेरी को देता हूँ। गाइस हमारे जो विलेजर हैं ऐसे खुले में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए अभी मैं बनाने वाला हूँ उनके लिए कुछ घर। आई मीन मैं 2 ट्रेडिंग हॉल टाइप घर बनाने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके तुम्हारा जो दोनों ट्रेडिंग हॉल है वो बनकर रेडी है। एंड एक सेकेंड, इतने सारे स्लाइम, मुझे इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए हमारा पहला ट्रेडिंग हॉल बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पानी वाला एरिया बनाया है और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर मैंने एक रहने की जगह बनाया है जहाँ पे विलेजर लोग के बेड है एंड उसी के साथ यहाँ पे विलेजर लोग अपना काम करेंगे। उसी के साथ इस ट्रेडिंग हॉल के पीछे साइड मैंने कुछ हेबल्स प्लेस किए हैं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। एंड देन फ्रंट साइड वाले एरिया पे मैंने कुछ चेस्ट वगैरह भी लगाए हैं। फिर आता है हमारा पहला फ्लोर जहाँ पे राइट साइड में एक और रूम है जिसके अंदर मैंने कुछ बेड को प्लेस किया है। यहाँ पे भी कुछ विलेजर लोग आराम से सो सकते हैं। उसी के साथ इसके ऊपर एक टेरिस है जहाँ पर मैंने एक चाय पीने वाला एरिया बनाया है, मतलब विलेजर लोग यहाँ पे बैठ के मस्त आई मीन चिल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ये दूसरा वाला टेरिस जो कि इससे भी ऊंचा है एंड यहाँ से हम लोग को इस वर्ल्ड का काफी अच्छा व्यू मिलता है। एंड ऊपर से अगर गलती से भी कोई विलेजर कूद जाता है तो वो डायरेक्ट पानी में लैंड करेगा एंड इसीलिए मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया है। अब टाइम आ गया है दूसरे ट्रेडिंग हॉल की, जिसके बाहर ही मैंने एक छोटा सा फार्मिंग एरिया बनाया है। फिर राइट साइड में ये वाला जो एरिया है ना, ये फ्लैट था जो कि देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा माउंटेन टाइप बनाया है। पीछे से हमारा ट्रेडिंग हॉल कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत पानी वगैरह प्लेस किया है एंड यहाँ पे कुछ खिड़कियां वगैरह भी है। और अब हम लोग चलने वाले हैं इसके अंदर। अंदर जाते ही ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे मैंने कुछ बैरल्स रखे हैं फिशरमैन के लिए। और अब चलते हैं ऊपर। ऊपर जाने वाली ये जो स्टेयर है ना, इसको मैंने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा सेक्शन है विलेजर लुक के लिए एंड बाहर मैंने और एक चाय कॉफी पीने वाला एरिया बनाया है। तो आप लोगों को मेरा ये दोनों ट्रेडिंग हॉल कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। और अभी मैं चलता हूँ सारे विलेजर लोगों को इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। यहाँ पर मुझको एक एग मिलता है जिसको जब मैं फेंकता हूँ तो उससे एक चिकन बाहर चला आता है और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ जेरी 3। मेरा जो आर्मर है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। इसके लिए मैं बहुत सारे विलेजर लोग से ट्रेड करके अपने सारे आर्मर को रिपेयर करता हूँ। और ये देखो गाइस, मुझे कितने सारे एमराल्ड मिले ट्रेड करते समय। रात होते ही मैं इन सारे विलेजर लोगों के बेड को तोड़ देता हूँ ताकि ये लोग ट्रेडिंग हॉल के अंदर जाकर वहीं पे रहें। फिर मैं जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में। वहां पर जाने के बाद मैं बहुत सारे गोल्ड माइन करता हूँ, उन सभी को स्मेल्ट करता हूँ एंड देन गोल्ड की मदद से मैं पिगलिंग डोज से ट्रेड करता हूँ, जहाँ से मुझे 2 स्टैक से थोड़ा ज्यादा ग्रेवल मिलता है। उसकी मदद से मैं बहुत सारे डर्ट क्राफ्ट करता हूँ। और ये देखो गाइस, हमारा जो इंडिया आइलैंड है ना, ये ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसी के साथ इस ट्रिक की मदद से मैं जल्दी जल्दी कोरस डर्ट को नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने लगभग सारे एरिया को डर्ट से कवर कर दिया है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग पर, जहाँ पर मुझे कुछ डायरोड दिखता है तो मैं उन सारे डायरोड को माइन करता हूँ। देन मैं बोन मिल का इस्तेमाल करके बहुत सारी ओक की लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ। और ये सब मैं इसीलिए कलेक्ट कर रहा था क्योंकि अभी मैं बनाने वाला हूँ अपना कासल। तो चलो फटाफट से इसको बनाकर कंप्लीट करते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो कासल है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है एंड ये फ्रंट साइड से देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ये साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ पीछे साइड से। वेट, इतने सारे स्लाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी सारे बड़े बड़े हैं। गाइस जल्दी जल्दी देख लो कि कासल पीछे से कैसा दिख रहा है। मैं फटाफट यहाँ से निकलने वाला हूँ। ओके, तो अब टाइम आ चुका है कि मैं इस कासल को आपको अंदर से दिखाऊं। तो हमारा कासल का एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर अंदर आने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। उसी के साथ मेरा ये जो हॉर्स फ्रेंड है ना, उसको मैंने यहाँ पे बांध के रखा है। और सबसे पहले मैं यहाँ से सीढ़ी चढ़कर आपको ऊपर लेके चलने वाला हूँ, जहाँ से मुझे मेरे कासल के सामने का व्यू मिलेगा। बट हम लोग इसके भी ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से हमें चारों साइड का अच्छा खासा व्यू मिलेगा। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये छोटे छोटे टावर जिसको मैंने चारों कॉर्नर में बनाए हैं। तो उसके अंदर जाते ही आप लोगों को कुछ बैरल्स दिखेगा एंड चेस्ट दिखेगी और उसी के साथ यहाँ पे एक सीढ़ी दिखेगी, जिसकी मदद से हम लोग एकदम टॉप पर आएंगे। एंड यहाँ से हमारे कैसल का कुछ इस तरीके से व्यू मिलता है। और राइट साइड वाले टावर से भी कुछ इसी तरीके से दिखता है। राइट और लेफ्ट साइड में मैंने और छोटे छोटे सेक्शंस बना के रखे हैं, जहाँ पे मैंने कुछ फर्नेस और चेस्ट वगैरह लगा के रखी है। और अब टाइम आ चुका है कि मैं आप लोगों को इस कैसल का मेन वाला सेक्शन दिखाऊं, जो कि है ये वाला। तो इसके अंदर जाते ही आप लोगों को राइट साइड में दिखेगा एक पूरा चेस्ट रूम, जहाँ पर बहुत सारे चेस्ट रखे हैं, उसी के साथ फर्नेस एंड ब्लास्ट फर्नेस भी रखे हैं। एंड यही सेम चीज लेफ्ट साइड भी है। वेट बिल्ली, तू यहाँ पे क्या कर रही है? ऑलराइट, अभी मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को ऊपर वाले एरिया पर, जहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला रूम है ना, ये भी एक तरीके से स्टोरेज रूम है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे बैरल्स रखे हैं। और अभी मैं आप लोगों को मेरा बेडरूम दिखाने वाला हूँ। तो मेरा बेडरूम दिखने में ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मैंने एक बेड रखा है और उसी के साथ थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह करके रखी है। देन मैं इस चेस्ट के अंदर से 2 टोटम, ब्लेज रॉड और बहुत सारे एंडर पल लेता हूँ। उसी के साथ बहुत सारे बैम्बू के प्लैंक्स भी लेता हूँ। फिर मेरे पास जितनी भी गन पाउडर होती है मैं उन सभी को कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। देन मैं IF एंडर क्राफ्ट करता हूँ और उसको फेंक कर डायरेक्शन चेक करता हूँ। तो इस वाले डायरेक्शन में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट अभी रात हो रही है तो मैं सबसे पहले सोने वाला हूँ। नेक्स्ट डे होते ही मैं उस वाले डायरेक्शन में निकल जाता हूँ जिस वाले डायरेक्शन में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जो कि है स्ट्रॉन्ग होल्ड, बिकॉज इसके बिना हम लोग एंडर ड्रैगन को मार ही नहीं सकते। और वो देखो गाइस, हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये पूरी तरीके से हवा में है। वो तो अच्छा है कि बीच में एक वाटर फाउंटेन होता है जिसका पानी नीचे आ रहा है, उसी की मदद से मैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाता हूँ। जहाँ पर जाने के बाद मैं सबसे पहले लाइब्रेरी वाले एरिया पर जाता हूँ, क्योंकि मुझे उन चेस्ट के अंदर से रखे हुए जो पेपर्स है ना वो चाहिए। तो देखो, इस वर्ल्ड में मुझे अभी तक शुगर केन नहीं मिला, तो इसका मतलब मैं पेपर क्राफ्ट नहीं कर सकता, और बिना पेपर के मैं फायर रॉकेट्स भी क्राफ्ट नहीं कर सकता। बट इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में कुछ पेपर्स हैं जिसकी मदद से मैं फायर रॉकेट्स क्राफ्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं सारे पेपर्स को कलेक्ट करता हूँ। और जब मैं यहाँ से ब्रिज बना रहा था तभी मैं नोटिस करता हूँ कि जो टॉर्च है ना ये हवा में उड़ रहा है। इस वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है। देन मैं मेन एंड पोर्टल वाले सेक्शन में जाता हूँ और 2 स्टैक फायर रॉकेट क्राफ्ट करता हूँ और उसके बाद एंड पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ एंड चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो गाइस, क्या आप लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा जो एंड वर्ल्ड है वो भी इंडिया जैसा होगा? ये मुझको भी नहीं पता, चलो माइन करके चेक करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से ये इंडिया आइलैंड जैसा नहीं है। फिर मैं यहाँ पे एक एंडरपल का यूज करता हूँ और उसके चलते ये क्रिस्टल फट जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। देन मैं एक एक करके सारे क्रिस्टल्स को फोड़ता हूँ और फिर ड्रैगन को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और थोड़ी देर में जब इसको कुछ बो के तगड़े शॉट्स पड़ते हैं तो ये मर जाता है। इसके मरने पे जो एक्सपी ड्रॉप होती है उसका इस्तेमाल करके मैं अपने सारे आर्मर और टूल्स को रिपेयर कर लेता हूँ और फिर ड्रैगन को कलेक्ट करके मैं चला जाता हूँ एनसीटी को ढूंढने के लिए, जहाँ पर मैं काफी देर तक ढूंढता हूँ बट मुझको कोई भी एनसीटी नहीं मिलती। बट फाइनली मुझको एक एनसीटी मिल जाती है, जहाँ पर मैं पल का इस्तेमाल करके इसके अंदर जाता हूँ और इस शल्कर को मारने के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रा को कलेक्ट करता हूँ। एंड इसी एनसीटी के बाजू में मुझे और एक एनसीटी दिखती है जहाँ पर एंड शिप भी होती है, तो मैं वहां पे भी जाता हूँ एंड और एक इलेक्ट्रा कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कुछ शल्कर्स को मारता हूँ और फिर चला आता हूँ ओवर वर्ल्ड में। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं ओवर वर्ल्ड में। और गाइस, हमारा ये जो ये वाला एरिया है ना, ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग मुझको 1 मिनट दो, मैं फटाफट से इसको ठीक करके आपसे मिलता हूँ। ओके, तो अभी हमारा बेस ऊपर से, एक सेकंड भाई, मैं कहाँ टक्कर खा गया? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हमारा बेस ऊपर से अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि अब देखने में काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और अच्छा लग रहा है। मैंने जो कासल बनाया ना वो तो देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। ऑलराइट, तो ये वाला जो सेक्शन देख पा रहे हो ये बैम्बू के लिए है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कैरेट को ग्रो किया है। फिर आता है ये वाला एरिया जहाँ पर मैंने बहुत सारे पोटैटो को ग्रो किया है। एंड देन ये जहाँ पर मैंने बहुत सारी वीट को ग्रो किया है। उसके बाद आता है ये वाला सेक्शन जहाँ पे बहुत सारे चिकन रहते हैं। फिर आता है शिप वाला एरिया, और इसी के साथ जब मैं ओक की लकड़ियां कलेक्ट कर रहा था तभी उस पेड़ के साथ यहाँ पे एक बीबी स्पॉन हो जाता है जिसको मैंने तोड़ा नहीं है। फिर आता है हमारा ये काव वाला एरिया, देन आता है हमारा ये पिग वाला एरिया। मुझको एक ट्रिम मिला था बेसन से, उसको मैं अपने चेस्ट प्लेट के ऊपर लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो आप लोगों को मेरा ये बेस ओवरऑल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मतलब आप लोग इसको 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे वो जरूर से देना। मैं तो इसको 10 में से 100 देने वाला हूँ। और उसी के साथ मुझे ये कमेंट करके भी बताना कि आप लोग किस वर्ल्ड में चाहते हो कि मैं सर्वाइव करूं। एंड कोई और भी अगर सेम चीज को चाहता है तो उसके कमेंट को लाइक कर देना। जिसके कमेंट में भी सबसे ज्यादा लाइक रहेगा मैं आने वाले दिनों में भी उस वर्ल्ड में 100 डेज जरूर से सर्वाइव करूंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग में जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को शेयर करना।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।